तो वेलकम एवरीवन। तो आज हम क्लास 9th का चैप्टर मोशन डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में रिवाइज करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मोशन स्टार्ट करने से पहले हम इन टर्म्स को डिफाइन करते हैं। हमारे यहाँ पे दो टर्म्स आती है बिल्कुल स्टार्टिंग में। एक तो होती है मोशन और एक तुम्हारा होता है रेस्ट, है ना। देखो मोशन का मतलब क्या है। मोशन का मतलब है, इसको तुम डिफाइन कैसे करोगे। एनी बॉडी whose position changes with time। इसका मतलब है कि कोई भी बॉडी है जिसको तुम स्टडी कर रहे हो या फिर ऑब्जेक्ट है, कुछ भी है, अगर उसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। और दूसरी तरफ रेस्ट क्या हो जाएगा, जब उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही तो वो रेस्ट पे, मतलब कि रुका हुआ है। रेस्ट का बेसिक मतलब क्या है, इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं है, एक जगह पर रुका हुआ है। ठीक है। अब देखो मोशन की ना कुछ पॉइंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि तुम्हें पता होना चाहिए। एक तो कि कोई भी बॉडी है अगर वो मोशन में है कि नहीं है, वो डिपेंड करता है तुम इसको कहाँ से देख रहे हो, है ना। मैं इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल लेता है कि सपोज एक कार है ना। कार में आप और आपके फादर इकट्ठे जा रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं। अब आप बैठे हो कार के अंदर और तुम्हारे फादर बैठे हैं कार के अंदर, है ना। अगर तुम कार के अंदर बैठे बैठे अपने फादर को देखो तो तुम्हें वो क्या दिखाई देंगे, वो मोशन में दिखाई देंगे कि रेस्ट पे दिखाई देंगे। जब तुम कार के अंदर बैठ के देखोगे तो तुम्हारे लिए तो जो तुम्हारे फादर है वो रेस्ट पे है ना। पर वहीं अगर कोई बाहर से कोई दुकानदार देख रहा है सपोज, लेकिन उसके लिए तो आपके फादर की जो पोजीशन है वो टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो उसके लिए तो वो मोशन में होगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है, तुम कहाँ से देख रहे हो वो भी डिफाइन करता है कि तुम्हारा बॉडी या ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं है ना। अगर तुम इसको अंदर से देख रहे हो तो तुम्हारे लिए तो वो रेस्ट पे है, तो भी तुम क्या स्टडी करोगे उसके ऊपर। पर अगर तुम बाहर से देख रहे हो सॉरी, अगर तुम ऑब्जेक्ट को बाहर से देख रहे हो, इसका मतलब क्या है, तुम्हारा ऑब्जेक्ट है मोशन में, मतलब कि उसकी जो पोजीशन है वो टाइम के साथ चेंज हो रही है ना। अब एक और होता है कि मोशन में एक और पॉइंट बहुत जरूरी होता है, रेफरेंस पॉइंट का। कि तुम सपोज मोशन को तुमने स्टडी करना, हमें चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, मोशन चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, हमने बेसिकली इसमें क्या है, स्टडी करना है कि कोई भी बॉडी की पोजीशन अगर चेंज हो रही है तो उसमें कितना चेंज हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है, क्यों चेंज हो रहा है, हमने ये सब कुछ स्टडी करना है। ठीक है। कितनी तेज़ी से चेंज हो रहा है, ये सब कुछ हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो उन सब को स्टडी करने से पहले हमें क्या चाहिए, एक रेफरेंस पॉइंट। कि मैं बोलूँ कि सपोज एक तुम्हारा पॉइंट है ना, और यहाँ पे तुम्हारा एक सिटी है ए और यहाँ पे एक सिटी है बी। अगर मुझे इन दोनों का डिस्टेंस पता है, सपोज डिस्टेंस हमारा 10 किलोमीटर है ना। अब देखो ये हमने दो सिटीज़ लिया और उसको हम डिस्टेंस डिफाइन करते हैं कि डिस्टेंस दोनों के बीच में 10 किलोमीटर है। वो हम डिफाइन क्यों कर पाए, क्योंकि हमने यहाँ पे एक पॉइंट लिया, रेफरेंस पॉइंट। वो चाहे ए भी हो सकता है चाहे बी भी हो सकता है। अगर मैं तुम्हें सिर्फ सिटी बी दे दूँ, है ना, तो तुम इसके बारे में डिफाइन तो कुछ कर नहीं सकते कि इसका डिस्टेंस क्या है, स्पीड क्या है, जो भी है, जो भी तुम इसमें पढ़ोगे चैप्टर में, तुम कुछ नहीं डिफाइन कर सकते। तो तुम्हें एक स्टार्टिंग पॉइंट लेना है, लेने की ज़रूरत है। कि सपोज तुमने कोई भी एक स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया और मैंने बोला कि तुम्हारा जो बॉडी है वो 10 किलोमीटर जा रहा है तुम्हारे स्टार्टिंग पॉइंट से नॉर्थ डायरेक्शन में, मतलब कि इस डायरेक्शन में वो 10 किलोमीटर जा रहा है। या फिर मैं तुम्हें ये कह सकता हूँ कि तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट है, या फिर जो ए है जिसको तुमने स्टार्टिंग पॉइंट लिया है वो तुम्हारा 10 किलोमीटर जा रहा है ईस्ट डायरेक्शन में, जो कि ये डायरेक्शन होगी, है ना। अब देखो हमने डिस्टेंस डिफाइन कर दिया। हमें डिस्टेंस डिफाइन कैसे कर पाए, जब हमने एक रेफरेंस पॉइंट लिया, हमने एक स्टार्टिंग पॉइंट लिया बेसिकली, है ना। अब देखो इस रेफरेंस पॉइंट में कुछ खासियत होती है कि जो भी हम रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, सपोज हमने ए लिया इस केस में या फिर बी लिया, तो उसको हम स्पेशल नेम्स देते हैं जिसका नाम होता है ओरिजिन। ओरिजिन मतलब क्या है, जहाँ से स्टार्ट कर रहा है, जहाँ जिसके रिस्पेक्ट में हम सब कुछ देखेंगे। कि ए के रिस्पेक्ट में देखेंगे, हम बोलेंगे कि बी का डिस्टेंस ए से 10 किलोमीटर की दूरी पे है
है ना, या फिर कोई ऑब्जेक्ट है वो ए से तुम्हारा बी की तरफ जाना शुरू किया उसने किसी भी सपोज किसी भी स्पीड से, तो वी स्पीड से ए से बी की तरफ जाना शुरू किया उसने। तो इसमें क्या है, तुम्हारा रेफरेंस पॉइंट आ गया कि हमने कहाँ से शुरू किया, कहाँ से ख़त्म किया कुछ भी। तो उसके लिए हमारे लिए जरूरी आ जाता है कि हम किसी एक पोजीशन को डिफाइन कर सकें, है ना। अब यहाँ पे हम आते हैं, मोशन हमारी कई तरह की होती है। अब हमने मोशन तो पढ़ लिया, मोशन क्या है, चेंज इन पोजीशन विद टाइम। अब एक कई तरह की चेंज हो सकती है। सपोज सबसे पहले हम लेते हैं सपोज इन अ लीनियर मोशन। बस लीनियर मोशन का मतलब क्या है, लीनियर मतलब इन अ स्ट्रेट लाइन। कोई भी मोशन अगर तुम्हारी स्ट्रेट लाइन में हो रही है, इसका मतलब सपोज किसी ने ए पॉइंट से शुरू किया और बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है बी पॉइंट तक, मतलब जो उसकी पोजीशन है वो ए से स्टार्ट होके और बी तक जा रही है, ना स्ट्रेट लाइन में चेंज हो रही है। तो इस जैसी मोशन को हम बोलते हैं लीनियर मोशन। वहीं दूसरी तरफ एक आती है तुम्हारी सर्कुलर मोशन। ये भी तुम्हारे नाम से क्लियर, सर्कुलर मोशन क्या है, इसका मतलब क्या है, जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है या बॉडी है वो एक सर्कुलर पाथ मतलब कि सर्कल में ट्रैवल करेगा, है ना। इसमें क्या देखो, पोजीशन तो इसमें भी चेंज हो रही है विद टाइम के साथ। वो तुम्हारा पहले यहाँ पे था और वो यहाँ पे आ गया, है ना, पर वो मूव कैसे कर रहा है, सर्कुलर पाथ में, इस तरह के पाथ में। तो इस तरह के मोशन को हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। वैसे तुम्हारी एक और मोशन होती है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन या फिर हम इसको वाइब्रेशनल मोशन भी बोलते हैं। तुमने कभी पेंडुलम के बारे में सुना है? पेंडुलम में क्या होता है, एक यहाँ से स्टार्ट होके पोस हमने एक ना स्ट्रिंग या रस्सी ले ली, ठीक है, और उस पर नीचे एक हमने कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे लटका दिया। तो वो क्या करता है, वो पहले इस पॉइंट हमने इसको यहाँ पे ऊपर ले आके यहाँ से छोड़ दिया। तो पेंडुलम क्या होता है कि यहाँ से हमने छोड़ा तो वो पहले नीचे आएगा, पहले वो यहाँ से नीचे आएगा इस पोजीशन पे, फिर से यहाँ पे ऊपर जाएगा उतने ही डिस्टेंस पे जितने यहाँ पे था, फिर यहाँ से फिर से नीचे आएगा, फिर यहाँ से फिर से ऊपर जाएगा, यहाँ से फिर से नीचे आएगा, यहाँ से फिर से ऊपर जाएगा। मतलब क्या, इस तरह की मोशन है जो रिपीट होती रहती है कि पहले राइट साइड पे गया, फिर लेफ्ट पे आया, फिर से राइट पे गया। जो इस तरह की मोशन होती है ना, पहले राइट पे गया, फिर लेफ्ट पे आया, फिर राइट पे गया, फिर लेफ्ट पे आया, इस तरह की मोशन को हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन या फिर वाइब्रेशनल मोशन। इसको हम टू एंड फ्रो मोशन भी बोलते हैं, है ना। तो बेसिकली हमारे यहाँ पे क्या, तीन तरह के मोशन होते हैं, लीनियर मोशन जो कि तुम्हारी स्ट्रेट लाइन में है, एक सर्कुलर मोशन और एक ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेशनल मोशन। तो इस चैप्टर में हम एक लीनियर मोशन, तो सबसे सिंपल टाइप ऑफ मोशन है, और सर्कुलर मोशन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। सबसे पहले हम शुरू करते हैं लीनियर मोशन के बारे में। लीनियर मोशन, है ना। अब लीनियर मोशन क्या होता है, तुम्हारा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, है ना। हमने एक स्ट्रेट लाइन बनाई और हमने यहाँ पे ले लिया इसको रेफरेंस पॉइंट अपना ओरिजिन, जो कि मैंने बोला था ना 0, और यहाँ से हमने लिया यहाँ पे डिस्टेंस लेना शुरू किया। मैंने ऐसा कुछ बना लिया, ठीक है। सपोज मैं तुम्हें एक क्या कह रहा हूँ कि तुम्हारे लेफ्ट से लेके राइट तक यहाँ पे तुम्हारे क्या दिखा रहा है, तुम्हारा डिस्टेंस दिखा रहा है किलोमीटर, उसने कितने किलोमीटर ट्रैवल किया। तो सपोज यहाँ पे 0 है ना, यहाँ पे मैंने ले लिया 60 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस 60 है, और यहाँ पे इसको मैंने ले लिया बी पॉइंट, है ना। यहाँ पे बीच में मैंने एक ले लिया सपोज सी पॉइंट, इसको सपोज हमने ले लिया, ये हैगा 35 किलोमीटर, और एक हमने यहाँ पे ले लिया डी पॉइंट, सपोज यहाँ पे है 25 किलोमीटर। मतलब क्या है कि ओ से डी तक का डिस्टेंस कितना है, 25 किलोमीटर का, ओ से सी तक का डिस्टेंस कितना है, 35 किलोमीटर का,
ओ से बी तक का डिस्टेंस कितना है, 60 किलोमीटर का। सॉरी, अब यहाँ पे देखो हमारे दो टर्म्स आते हैं, एक तो डिस्टेंस है ना, और एक आती है तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्टेंस तो पता ही है, मतलब अंडरस्टूड है डिस्टेंस क्या है कि उसने कितने टोटल किलोमीटर ट्रैवल किया। कि तुम्हारा कोई ऑब्जेक्ट है सपोज या बॉडी है, वो ओ से लेके बी तक जा रही है, तो इस केस में तुम्हारा डिस्टेंस क्या होगा, मैं ओ बी को देखूं, वो ओ से लेके बी तक गया तो डिस्टेंस क्या होगा 60 किलोमीटर, क्योंकि उसने टोटल 60 किलोमीटर कवर किया है ना। अगर सपोज वो ओ से लेके पहले बी गई, फिर बी से लेके सी पे आई, मतलब पहले तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है ओ पे बी गया, फिर यहाँ से घूम के वो सी तक वापस आ गया, तो इस केस में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो 60 किलोमीटर जो ओ से लेके बी तक है। अब हमें निकालना है बी सी कितना है, हमें पता है टोटल ओ बी कितना है 60 किलोमीटर और ओ सी कितना है 35 किलोमीटर। तो जो ये डिस्टेंस होगा तुम्हारा ये कितना हो जाएगा, 60 माइनस 35 कितना हो गया 40 50 25 है ना। तो बेसिकली तुम्हारा बी सी कितना आ गया 25 किलोमीटर। अब इसको तुम प्लस कर दोगे 85 किलोमीटर। इसका मतलब क्या है कि उसका टोटल डिस्टेंस ओ से लेके सी तक कितना है, जब वो बी से घूम के आ रहा है तो 85 किलोमीटर हो गया। अब इसी को अगर मैं कर दूं ओ बी प्लस बी डी कितना हो गया, पहले ओ बी जो लिखो तुम्हारा 60 किलोमीटर हो ही गया, और बी डी क्या होगा तुम्हारा, बी डी तुम्हारा कितना हो गया, यहाँ पे इतना तुम्हारा 25 किलोमीटर है, तो अगर ये निकालना ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 35 माइनस 25 10 किलोमीटर है ना, इतना ही हुआ। तो 25 में से 25 को हम 10 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 35 किलोमीटर, 35 किलोमीटर है ना। तो कितना हो गया 95 किलोमीटर। तो मतलब कि ओ से लेके डी तक का डिस्टेंस और बी से अगर ओवर थ्रू होके आ रहा है तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 95 किलोमीटर है ना। मैंने इसको रब कर दिए, ये तुम्हारा क्या था सी है ना। तो ओ से लेके डी तक आया तो 95 किलोमीटर कवर हो गया। तो इसका मतलब क्या डिस्टेंस क्या है, उतने टोटल कितना किलोमीटर ट्रैवल किया। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, अब डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट आ गया। डिस्प्लेसमेंट में तुम ये नहीं देखोगे कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया फिर कितना किलोमीटर ट्रैवल किया, तुमने बस ये देखना कि उसने अपनी मोशन स्टार्ट कहाँ से करी और एंड कहाँ पे करी, और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, तुम्हें बस ये देखना है ना। सपोज अगर मैं ऊपर के केस में देखिए हम सबसे पहले लेते हैं ओ बी है ना। उसने स्टार्ट कहाँ से किया, उसने ओ से स्टार्ट किया और उसने बी पे ख़त्म किया। तो हमने क्या करना है, जहाँ से उसने स्टार्ट किया और जहाँ पे उसने ख़त्म किया उसका डिस्टेंस क्या है। तो ओ और बी का डिस्टेंस कितना हो गया 60 किलोमीटर, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी 60 किलोमीटर। पर अब हम यहाँ पे आ रहे हैं ओ बी प्लस बी सी पे। अब इसमें हमने देखना इस मोशन में क्या है, उसने स्टार्ट कहाँ से किया, उसने स्टार्ट किया ओ से है ना, और एंड कहाँ पे किया, उसने एंड किया सी पे। तो हमें और कुछ नहीं देखना, हमें ये नहीं देखना कि कहाँ से आया है, बी से घूम के आया नहीं आया, हमें इसका मतलब नहीं है। हमने ये देखना उसने स्टार्ट कहाँ से किया ओ से और एंड कहाँ पे किया सी से, और इन दोनों का डिस्टेंस क्या है हमें ये देखना है। इन दोनों का डिस्टेंस क्या है 35 किलोमीटर। तो इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी इस केस में 35 किलोमीटर। सिमिलरली अगर हम लेते हैं केस ओ बी प्लस डी टी का, इसमें भी देखो इसने स्टार्ट किया ओ से एंड किया डी से, हमें सिर्फ इसका डिस्टेंस चाहिए विच इज 25 किलोमीटर। तो इस केस में इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी 25 किलोमीटर है ना। तो इससे हमें क्या समझ आता है, अगर हमें इसकी डेफिनेशन लिखनी हो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की तो क्या होगी, इसके लिए तुम ऐसा, इसके लिए अगर हम डेफिनेशन लिखनी हो डिस्टेंस की,
इसकी डेफिनेशन होगी द एक्चुअल पाथ ऑफ लेंथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स जर्नी from its initial point to final point, तो फाइनल पॉइंट, या फिर तुम यहाँ पे पोजीशन भी लिख सकते हो। पोजीशन देखो, अब तुम्हें जो मैंने यहाँ पे समझाया वही तुमने इसको एक तरह से वर्डिंग में लिख दिया कि उसने कितना टोटल लेंथ, पाथ ऑफ लेंथ कवर किया, एक्चुअल लेंथ कवर किया, जहाँ से उसने स्टार्ट किया और जहाँ पे उसने ख़त्म किया उसके दौरान। मतलब जहाँ सपोज उसने यहाँ से स्टार्ट किया, सपोज ये तुम्हारा एक पॉइंट है, उसने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे ख़त्म किया। अब यहाँ से इसको यहाँ पे आने में कहाँ से गया, कितना कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना कितना पाथ कवर किया उसने, तो वो सारा आ जाएगा डिस्टेंस में। सपोज यहाँ से ऐसे घूम फिर के गया है ना, फिर यहाँ पे पहुँचा, तो ये सारा जो पाथ उसने कवर किया ये सारा तुम्हारा आ जाएगा डिस्टेंस में। पर डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा सा डिफरेंट केस है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है तुम्हारी, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की लिखनी हो तुम्हारी डेफिनेशन, इसका हो जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस traveled by an object during its journey from initial position to final position। इसका मतलब क्या है, इसमें क्या है, तुम्हें एक दे दिया इनिशियल पोजीशन, सपोज ये इनिशियल पोजीशन है, और एक तुम दे दी फाइनल पोजीशन, है ना। अब तुम्हें क्या करना, अब तुम्हें इन दोनों पोजीशन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखना क्या होगा। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा कि मैं डायरेक्ट ले जाऊँ इसको यहीं से, तो यही तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, है ना। कि मैंने बोला ए से बी में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में जाना है, तो इसको डायरेक्ट ले जाओ, घूम फिर के जाने की जरूरत नहीं है ना। तुम अगर डायरेक्ट ले गए तो वो तुम्हारा शॉर्ट डिस्टेंस होगा, और यही डिस्टेंस हमारी होगी डिस्प्लेसमेंट। तो ये वाला पाथ है ना, मतलब कि इसका मतलब कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स जर्नी फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। और ये क्या था, एक्चुअल पाथ ऑफ लेंथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स जर्नी फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक, है ना। अब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में कुछ स्पेशल पॉइंट्स होते हैं कि अगर मैं तुम्हें बोलूँ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट तुम्हारी इक्वल कब हो सकती है ना, इक्वल कब हो सकती है। इसका एग्जांपल हमने अभी पढ़ा था, तुम्हारा अगर स्ट्रेट लाइन में है कोई ऑब्जेक्ट, है ना, और ए से बी में है। अगर तुमने ए से बी में देखना कि अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट ए से लेके बी तक में गया बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, कोई भी बीच में गैप नहीं आया, तो इस केस में क्या होगा, तुम्हारा जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो जाएगा। क्योंकि जितना उसने डिस्टेंस कवर किया ए से बी में जाने में स्ट्रेट पाथ में, उतना ही उसको डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, वही उसका शॉर्टर डिस्टेंस भी होगा, क्योंकि और तो कोई पाथ है नहीं यहाँ पे जाने का, यही तो पाथ है ना। तो इसका इस केस में क्या हो जाएगा, इसका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम आ जाएगा, जो कि हमने ऊपर भी स्टडी किया था। यहाँ पे देखो ओ से बी में जाने में जो तुम्हारा डिस्टेंस क्या आया था 60 किलोमीटर, और डिस्प्लेसमेंट भी 60 किलोमीटर। तो इस केस में तुम्हारी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाती है, सॉरी इक्वल हो जाती है। अब ऐसे तुम्हारा एक और एग्जांपल होता है कि तुम्हारी जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो कब हो सकती है, तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है, और वो कब हो सकती है। देखो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, तुम डेफिनेशन पे जाओ। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स जर्नी फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। अगर तुम्हारी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन ही सेम हो जाए तो उसका मतलब क्या है, तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट उस केस में जीरो हो जाएगी।
सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका सर्कुलर मोशन। मैंने तुम्हें बताया था ना टाइप्स ऑफ मोशन में एक सर्कुलर मोशन भी होती है। इसमें क्या होता है, सपोज तुमने यहाँ से स्टार्ट किया और तुमने पूरे सर्कुलर पाथ में घूम के तुम इसी पॉइंट पर दोबारा आ गए। तो इस केस में क्या होगा, डिस्टेंस तो इसने कवर किया होगा पूरा जो इसका सरकमफ्रेंस है सर्कल का, पर डिस्प्लेसमेंट तो उसकी जीरो हो जाएगी क्योंकि जहाँ से उसने शुरू किया वहीं पे उसकी मोशन एंड होगी, है ना। तो इस केस में तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी। अब सपोज मैं तुम्हें एक एग्जांपल लेता हूँ, इसका अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए। सपोज तुम्हें एक सेमी सर्कल दिया है मैंने इस तरह का, है ना, सेमी सर्कल दिया। मैं सेमी सर्कल समझ लेना, थोड़ा डायग्राम खराब है। वो ए से बी जा रहा है इस तरह से घूम के, है ना। तो अब मैं तुम्हें पूछूं कि इसका डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी इस केस में। अगर इसका जो रेडियस है तो मैं इसका रेडियस रेडियस का रख लेते हैं, ऐसा करते हैं, इसका रेडियस 10 मीटर रख लेते हैं, है ना। तो इसको एक बार तुम खुद सॉल्व करके देखो, फिर सॉल्यूशन देखना, ठीक है। देखो हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होगा, इसने टोटल पाथ कितना कवर किया, तो पाथ क्या है ये वाला ना। तो एक सेमी सर्कल का अगर हम सर्कमफ्रेंस निकालना है तो वो कैसे निकालते हैं, देखो पूरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होगा 2πr, है ना। अब हमने इसको हाफ कर दिया तो पूरे जो इसका सर्कमफ्रेंस है उसको भी हाफ कर दो। बेसिकली यही है ना, हमने पूरे सर्कल को काट दिया तो हमने सर्कमफ्रेंस को भी आधा कर दिया। तो इस सेमी सर्कल का जो ये वाला सर्कुलर सर्कमफ्रेंस है तो क्या हो जाएगा पाई आर, है ना। तो इसका मतलब जो डिस्टेंस है वो इक्वल हो जाएगा पाई आर के। तो पाई तुम्हारा क्या होता है 3.14 इंटू आर के 10, तो क्या हो जाएगा 31.4 मीटर्स। वही अगर अब तुम्हें निकालना डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। इसमें तुम्हारा इनिशियल पॉइंट क्या था, ये ए इनिशियल पॉइंट है और ये बी फाइनल पॉइंट है। इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, डायरेक्ट सिंपल। तो हम ए को बी से डायरेक्ट जोड़ दो, ये डायरेक्ट जोड़ के क्या बन रहा है, इसका डायामीटर विच इज डबल ऑफ रेडियस। मतलब जो तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगी 2 इंटू रेडियस 2 इंटू 10 विच इज 20 मीटर्स। तो इस केस में तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी 20 मीटर्स, है ना। वैसे अब इसके बहुत सारे इसके कई क्वेश्चन है तुम्हारे एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं, तुम इसको सॉल्व करके देखना, वो खुद से तुमसे सॉल्व हो रहे हैं, नहीं सॉल्व हो रहे फिर हम इसको अगले टॉपिक में डिस्कस कर लेंगे, है ना। तो अब हम आते हैं आगे। तो इसके बाद क्या है हमारा, अब हम क्या करेंगे, हम जो मोशन है ना उसको दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। जो तुम्हारी मोशन है तुम्हारी दो पार्ट में फिर से डिवाइड कर सकते हैं इसको। एक तो होती है यूनिफॉर्म मोशन और एक तुम्हारी होगी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ना तो यूनिफॉर्म मोशन बेसिकली क्या होती है तुम्हारी कि तुम इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर कर रहे हो। मतलब क्या है, सपोज हम एक स्ट्रेट लाइन का पाथ लेते हैं, है ना। मैंने तुम क्या कहा था, मोशन का मतलब क्या, तुम्हारा डिस्टेंस, तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो टाइम के साथ चेंज हो रही है ना। तो मैंने कहा सपोज में तुम्हारी 0 सेकेंड्स पे, मतलब कि जब तुम्हारी मोशन स्टार्ट ही हुई है तुम उस समय 0 सेकेंड ले लिया, मतलब टाइम स्टार्ट ही नहीं हुआ उसमें। तुम्हारी जो बॉडी है वो यहाँ पे 0 किलोमीटर पे ओरिजिन पे, अगले 1 सेकेंड में वो यहाँ पे 1 मीटर्स पे आ गई, सपोज हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। फिर 2 सेकेंड्स पे 2 मीटर्स पे आ गई, 3 सेकेंड्स पे 3 मीटर्स पे आ गई, 4 सेकेंड पे 4 मीटर्स, 5 पे 5। अब अगर तुम इसको देखो, इसने बेसिकली क्या किया है, हर 1 सेकेंड में उसने 1 मीटर कवर किया और 0 से 1 सेकेंड में उसने 1 मीटर कवर किया।
1 से 2 सेकंड में उसने 1 से 2 1 मीटर कवर किया, फिर से 2 से 3 सेकंड मतलब कि 1 सेकंड में उसने 2 से 3 मतलब 1 मीटर कवर किया, है ना। तो इस तरह की मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, मतलब सेम डिस्टेंस या फिर इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन, इसको लिखना चाहिए इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। पहले ही दूसरी तरफ अगर सपोज हम यहाँ पे एक दूसरा सैंपल लेते हैं, सेम यहाँ पे ये करके, है ना, 0 सेकेंड, हमने सपोज ले लिया 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड्स, है ना। 0 सेकेंड में 0 पे, 1 सेकेंड पे सपोज उसने कवर किया 1 मीटर, 2 सेकेंड पे उसने वो आ गया 3 मीटर्स पे, 3 सेकेंड में सपोज वो आ गया 6 मीटर्स पे। अब देखो उसने 1 सेकेंड में पहले 1 मीटर कवर किया, फिर अगले 1 सेकेंड में उसने कितना कवर किया 2 मीटर्स, और अगले 1 सेकेंड में उसने कितना कवर किया 3 मीटर्स। इसका मतलब क्या है, अनइक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, है ना। अब देखो अब हम इसके आगे आते हैं। अब हमने देख लिया नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है, कि तुम्हारा मतलब कि डिफरेंट टाइम में, मतलब कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो डिफरेंट डिस्टेंस कवर कर रहा है। अब तक हमने क्या पढ़ा था यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, है ना, कि तुम्हारा वो डिफरेंट टाइम में डिफरेंट डिस्टेंस कवर कर रहा है। अब हम इसके पीछे का रीज़न पढ़ने जा रहे हैं कि ये ऐसा क्या है कि एक कंडीशन में तो तुम्हारा वो सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, पर वहीं दूसरे कंडीशन में वो तुम्हारा डिफरेंट डिस्टेंस कवर कर रहा है ना। तो यहाँ पे तुम्हारा कॉन्सेप्ट आता है स्पीड का, है ना। अब तुम्हारी स्पीड क्या है, तुमने स्पीड को डे टू डे लाइफ में भी सुना होगा, तुम कितनी स्पीड से जा रहे हो या फिर कितनी मतलब कि तेज़ी से जा रहे हो। तुम बाइक चलाते हो, उसके ऊपर तुम बाइक चलाते हो, उस पर ऊपर एक वहाँ इंस्ट्रूमेंट लगा होता है, अगर तुम ध्यान से देखे हो नहीं तो वो तुम्हारी स्पीड बताता है तुम कितनी स्पीड से जा रहे हो, 20 से जा रहे हो ना, या फिर 30 से जा रहे हो, 60 से जा रहे हो, ये सब कुछ आता है स्पीड में। तो स्पीड बेसिकली क्या होती है कि तुम्हारा, कि अगर हम इसको सिंपल टर्म्स में लिखना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन, कि जो हमारा मोशन है वो मोशन क्या होता है, पोजीशन। मोशन का मतलब क्या होता है, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना। इसका मतलब क्या है कि तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है विद टाइम कितनी तेज है कितनी स्लो से चेंज हो रही है। जैसे कि इस कंडीशन में था कि उसने 0 से 1 सेकंड में 1 मीटर से चेंज हुआ, 1 से 2 सेकंड में फिर से 1 मीटर से चेंज हुआ। इसका मतलब क्या है, इस केस में जो तुम्हारी स्पीड है वो कांस्टेंट है, तुम्हें कोई वेरिएशन तो आ नहीं रही। तुम खुद सोच के देखो, अगर सपोज तुम ज़्यादा तेज जा रहे हो तो तुम ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाओगे, कम डिस्टेंस कवर कर पाओगे। सेम डिस्टेंस में ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाओगे अगर तुम्हारी स्पीड तेज़ है, पर वहीं अगर तुम्हारी स्पीड स्लो हो जाएगी तो तुम कम डिस्टेंस कवर कर पाओगे। तो अब इस केस में क्या हो रहा है, देखो टाइम तो तुम्हारा सेम ही है 1 सेकंड का, तो तुम जो डिस्टेंस कवर कर पा रहे हो वो तुम्हारा भरी जा रहा है। पहले तुम 1 मीटर कर पा रहे थे, 2 मीटर कर रहे हो, फिर 3 मीटर कर रहे हो। इसका मतलब क्या है, तुम्हारी जो स्पीड है इस केस में वो इंक्रीज हो रही है विद टाइम, है ना। यही तो मतलब हुआ इसका कि अगर तुम्हारा टाइम सेम है, 1 सेकंड का तुम्हारा टाइम है, पर तुम 1 सेकंड में जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा कवर कर पा रहे हो, कब होगा। तुम वो सोच कर देखो कि तुम्हें ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना है सेम टाइम में, तो तुम्हें अपनी बाइक को ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाना पड़ेगा, ज़्यादा तेज़ी से चलाना पड़ेगा। तो कब होता है हमारी, इसका मतलब होता है हमारी जो स्पीड है बाइक की वो बढ़ रही है विद टाइम। तो उस कंडीशन में हम क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो उस कंडीशन में तुम्हें नॉन यूनिफॉर्म मोशन आती है। तो अगर हमें इसकी बेसिक डेफिनेशन लिखनी हो, स्पीड की डेफिनेशन क्या होगी, मतलब अगर स्पीड को हमने डिफाइन करना हो लिखने वास्ते, तो ये क्या होगा, मेजरमेंट ऑफ
डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट ऑफ टाइम इज कॉल्ड स्पीड। मतलब उसने एक यूनिट ऑफ टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया तो उसको हम बोलेंगे स्पीड, जो मैंने अभी तुम्हें समझाया था पीछे, है ना, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन। तो अगर हमने इसको मैथमेटिकली लिखना है, स्पीड को मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे हम? स्पीड जिसको हम फिजिक्स में v से डोनेट करते हैं शॉर्ट फॉर्म में, अगर हम सिंबॉलिक फॉर्म में डोनेट करना हो, ये हमारा हो जाएगा डिस्टेंस, जिसको हम s से डोनेट करते हैं डिवाइडेड बाय टाइम, जिसको हम t से डोनेट करते हैं, है ना। अब तुम्हारे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं इस चैप्टर में, तुमने बहुत सारे न्यूमेरिकल देखे होंगे ना, जो कि मोस्टली डिफिकल्ट लगते हैं। ये चैप्टर डिफिकल्ट इसलिए लगता है, न्यूमेरिकल्स की वजह से हमें समझ नहीं आते। तो वो उन सभी न्यूमेरिकल्स की जो स्टार्टिंग है वो यहाँ से होती है। इस तुम्हारा जो फिजिक्स पार्ट है इस पूरी क्लास 9th का, जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। उसका सबसे पहला फॉर्मूला ये वाला है। अगर तुम एक अपनी मतलब एक सजेशन है, अपने साथ साथ एक फॉर्मूला बुक बना के चलो। चैप्टर के साथ साथ जैसे हम मोशन पढ़ रहे हैं, उसमें एक तुम्हें ये एक फॉर्मूला आया, तुमने इस फॉर्मूला बुक में लिख दिया, उससे बारे में 2-3 डिस्क्रिप्शन लिखती है, इसका मतलब क्या है, क्यों है, ये यूज़ कहाँ पे करना है ना। ऐसे कई सारे फॉर्मूलास आएंगे तुम्हारे अगले फ्यूचर चैप्टर्स में भी। उसमें क्या आखिर में तुम्हें रिवाइज करने में आसानी होगी इससे। तुम्हें क्या है ना, तुमने सपोज से अभी ये फॉर्मूला पढ़ लिया, तो तुम इससे डायरेक्टली समझ लो कि हाँ ये स्पीड था, डिस्टेंस था, टाइम था, इसके बारे में ये पढ़ रहा था। स्पीड क्या होती है, स्पीड तुम्हारी रेट होती है मोशन हो गया ना। अगर स्पीड बढ़ रही है तुम्हारी विद टाइम तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा, पर अगर स्पीड तुम्हारी कॉन्स्टेंट है तो यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। तुम्हें अपने आप रिकॉल होने लग जाएगा सब कुछ जो तुमने पढ़ा था उसके बारे में, है ना। तो एक सजेशन है कि तुम फॉर्मूला बुक बना के चलो अपने साथ साथ, ताकि तुम्हें फ्यूचर में रिवाइज करने में आसानी हो। तो अभी देखो इसका एक होता है एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या है, जो कि बेसिकली हम यूनिवर्सली जिसको मानते हैं कि अगर मैंने तुम्हें सिंपल लिख दिया डिस्टेंस, कोई यूनिट नहीं दिया उसका, तो हम ऑटोमेटिकली इसको एसआई यूनिट ही मान लोगे, है ना। तो या फिर इसको कहते हैं ना जर्नलाइज करना, जनरली हम इसको इस यूनिट में पढ़ते हैं। तो जो डिस्टेंस है उसको हम लेते हैं मीटर्स में, टाइम को लेते हैं सेकेंड्स में, तो तुम्हारा स्पीड क्या हो जाएगा, मीटर्स पर सेकेंड। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम सेकेंड्स को ऊपर ले जाओ, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। अब तुम्हें मैंने बताया था अगर जो हमारी स्पीड है, इसके अंदर कि ये कुछ पॉइंट्स हो गए, मैंने तुम्हें लिखने बताया था ना, तुमने इसमें लिखना, तुम ये पॉइंट्स लिख सकते हो। अगर तुम्हारी स्पीड जो है कांस्टेंट है तो तुम्हारी हो जाएगी यूनिफॉर्म मोशन। अगर स्पीड तुम्हारी कांस्टेंट नहीं है तुम्हारी हो जाएगी नॉन यूनिफॉर्म मोशन, है ना। अब देखो, अब मैंने तुम्हें बताया था कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, स्पीड तुम्हारी कांस्टेंट नहीं होती। एक पूरे जर्नी में तुम्हारी स्पीड कांस्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे तुम्हारी स्पीड वो 3 है, 3 मीटर पर सेकंड है। यहाँ पे तुम्हारी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है। यहाँ पे तुम्हारी स्पीड सपोज है 4 मीटर पर सेकंड, है ना। तो अब हम तो बेसिकली क्या, अगर हमने इस जर्नी के लिए एक स्पीड पढ़नी है तो हम कैसे पढ़ेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि अब डिफरेंट स्पीड है तो हम कैसे करेंगे। तो हम इसमें क्या करते हैं, एक ना एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट आता है। एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट क्या आता है कि तुम्हारी स्पीड चेंज हो रही है, तो अगर हमने उस मोशन को पढ़ना है तो हम उसकी एवरेज निकाल लेते हैं इन स्पीड्स की, है ना। तो एक एवरेज स्पीड लेके तो हम उस स्पीड को ले लेते हैं कि स्पीड से तुम्हारी मोशन चेंज हो रही है ओवरऑल जनरली, या फिर अगर हम जनरलाइज करते हैं कहते हैं ना मोटा ऊपर से कि तुम्हारी स्पीड इससे चेंज हो रही है, जिसकी वजह से हम इसको मोशन को स्टडी करना आसान हो जाएगा। तो अगर एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मतलब कि उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया और डिस्टेंस कवर करने में टोटल टाइम कितना लगा, है ना।
तो अगर मैं इसको तुम्हें समझाऊँ, इसका ऐसा करते हैं, हमने एक एग्जांपल लेते हैं, उससे तुम्हें आसानी से समझ आ जाएगा। एक एग्जांपल है, व्हाट विल बी द स्पीड, what will be the speed of body in let's say मीटर पर सेकंड एंड किलोमीटर पर आवर। अब देखो ये तुम्हारी दो यूनिट आ गए, यहाँ पे दो डिफरेंट यूनिट आ गए, दोनों में आंसर निकालना है, तो मैं दोनों को कन्वर्ट करना आना चाहिए। ये तो मैं इस क्वेश्चन में समझा दूंगा कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इफ इट ट्रेवल्स ओके, इफ इट ट्रेवल्स, रुको, इफ इट ट्रेवल्स विद, ऐसा करते हैं, 10 मीटर पर सेकंड फॉर फर्स्ट 30 seconds let's say, and 15 मीटर पर सेकंड फॉर नेक्स्ट 30 seconds। या फिर चलो इसको थोड़ा, इसको भी चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, फॉर नेक्स्ट 20 seconds, है ना। तो मैंने तो मैं क्या बोल रहा था कि इसका हमें सोल्यूशन निकालना है, हमें देखो इसकी एवरेज स्पीड निकालनी पड़ेगी, एवरेज स्पीड, है ना। तो इसके लिए मैंने तो मैं क्या बोला था, हमें निकालना है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो वो टाइम निकालना तो आसान है, तुम्हें दो मोशन दे रखी है, एक तो पहले 30 सेकंड्स की और फिर 20 सेकंड्स की, तो टाइम तो हमारा डायरेक्टली 50 आ गया, 30 को 20 से प्लस करो तो डायरेक्टली 50 आ गया। अब हमें निकालना डिस्टेंस, वो जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, जो तुम्हारी दो मोशन है, एक 30 सेकंड वाली और एक 20 सेकंड वाली, इसको सेपरेटली स्टडी करेंगे। ये पहले हमने ले लिया 30 सेकंड वाली, तो तुम्हें इसका फॉर्मूला याद होगा, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता था। तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर मैं टाइम को उधर ले जाऊँ तो हमारी डिस्टेंस आ जाएगा स्पीड इनटू टाइम, इस तरह से, है ना। तो इसमें हमारी स्पीड क्या है, स्पीड इसमें क्या है तुम्हारी 10 मीटर पर सेकंड, टाइम का दे रखा है 30 सेकंड, तो डिस्टेंस क्या आ गया 300 मीटर्स। वहीं अगर मैं 20 सेकंड वाले की बात कर लिए, एक तुम्हारा होगा 20 सेकंड वाला, है ना। तो इस केस में तुम्हारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सेम जो हमने ये फॉर्मूला लगाया, हाँ, वेलोसिटी स्पीड इनटू टाइम, है ना। तो तुमको स्पीड क्या हो जाएगी इसमें, तुम्हारी क्या स्पीड है 15 मीटर पर सेकंड इनटू 20 सेकंड्स, तो ये क्या हो जाएगा 300 मीटर, फिर से 300 मीटर आ गया, है ना। तो टोटल डिस्टेंस जब इस केस में क्या हो जाएगा, इन दोनों को प्लस कर दो तो आ जाएगा 600 मीटर्स टोटल टाइम सेकंड। तो इसको हम काट देंगे, तो मतलब कि इसका मतलब आ गया 12 मीटर पर सेकंड तुम्हारा आ गया एवरेज स्पीड। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। तो तुम्हें इसका तुम्हें पता होगा 1 किलोमीटर्स में 1000 मीटर होते हैं, वैसे ही 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर होगा, है ना। वैसे अगर मैं बोलूँ 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, वही अगर उसको हम सेकंड्स में कन्वर्ट कर देंगे तो इंटू 60 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 मिनट में भी 60 सेकंड्स होते हैं। ये बेसिक कन्वर्जन यूनिट होते हैं जो तुम्हें पता होनी चाहिए इस केस में, है ना। तो अगर हमने 12 मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो देखो, तो बेसिकली 12 मीटर पर सेकंड क्या है, 12 मीटर अपॉन सेकंड, यही तो है ना बेसिक मतलब इसका, मीटर पर सेकंड का। तो हमने मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए हम इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो 1 किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया। जैसे यहाँ पे किया था 1 मीटर को हमने 1000 से डिवाइड कर दिया, है ना। अब सेकंड को हमने करना है 1 घंटे में। अगर हमने 1 आवर इज इक्वल टू 60 इंटू 60 सेकेंड है, तो 1 सेकेंड कितना हो जाएगा 1/60 इंटू 60 आर। तो वैसे ही अगर नीचे तुम्हारा सेकंड है तो हम इंटू यहाँ पे 1 अपॉन 60 इंटू 60, है ना, कर देंगे तो ये नीचे का आ जाएगा तुम्हारा आर। तो तुम्हारा किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो गया।
तो 60/60 है नीचे, इसको हम यहाँ से ऊपर ले जा सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 12 × 60 × 60 डिवाइडेड बाई 1000 विच इज km/h। तो इसको अब तुम देखो 0 से 0 कट गया है ना। यहाँ पे तुम सॉल्व करोगे 3 5, तुम इसको सॉल्व करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा इससे 18 × 12/5 km/h। तुम इसको सॉल्व करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो बेसिक वैसे km/h को तुमने अगर मीटर/सेकंड में कन्वर्ट करना है तो तुम क्या करोगे, अगर सपोज मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दिया यहाँ पे, एक एक्स्ट्रा एग्जांपल 5 km/h, तुम्हें उसको मीटर/सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो किलोमीटर में कितने होते हैं 1000 मीटर, तो तुम 1000 ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे। और 1 घंटे के लिए तुम्हें 1 घंटे को तुम्हें सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, तो तुम्हें इसको 60 × 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारा इसके आंसर आ जाएगा। इसको काट दोगे है ना, तो क्या आ जाएगा 3 5, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 25/18 है ना। अब इसका या तो तुम इसको ऐसे याद कर लो कि तुमने ऐसे कन्वर्ट कर लिया मौके पे, या फिर इसका एक शॉर्टकट भी होता है। अगर तुम्हें शॉर्टकट निकालना है, अगर तुम्हें किलोमीटर/h को मीटर/सेकंड में कन्वर्ट करना है, तुम्हें बेसिकली इसको क्या करना है, इसको 5/18 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इसकी ये कैसे, हमारा 5 km/h है ना, इसको तुम डायरेक्टली इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा मीटर/सेकंड आ जाएगा। देखो डायरेक्टली तुम्हारा यही आ गया 25/18 है ना। वैसे ही अगर तुम्हें इसको उल्टा करना है, मीटर/सेकंड को km/h में करना है, तो तुम इसको मल्टीप्लाई कर दो 18/5 से, ऐसा सिंपल। वही यहाँ पे जो हमने किया था, क्या लिया था हमने, 12 मीटर/सेकंड लिया था, इसको तुम्हें km/h में कन्वर्ट करना है, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, वही तुम्हारा देखो ये आंसर आ गया यहाँ पे, डायरेक्टली आंसर आ गया। तुम्हें सब करने की जरूरत नहीं पड़ी है ना। तो तुम इसको डायरेक्टली भी याद कर सकते हो ऐसे। ये तुम्हारी होगी कन्वर्जन यूनिट है ना। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा डिस्टेंस क्या होता है, हमने पढ़ी डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, और हमने पढ़ा स्पीड क्या होता है ना। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक और क्वांटिटी, उसमें क्या होगा, स्पीड विद डायरेक्शन। मतलब अब तक हमने क्या पढ़ा, हमने बोला कि उसकी चलो स्पीड 5 मीटर/सेकंड है, वो एक जनरल टर्म है कि हमने बोलते 5 मीटर/सेकंड है, पर हमें वो और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा उस मोशन के बारे में। तो हमने इसके लिए एक और टर्म पैदा करी, वो क्या है, स्पीड विद डायरेक्शन, जिसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। तो इसमें क्या, हमें देखो जो इसका मैग्नीट्यूड है वो तो चलो पता लगेगा ये कितनी मैग्नीट्यूड से मूव कर रहा है। मैग्नीट्यूड मतलब उसका न्यूमेरिकल टर्म क्या है, जो भी नंबर्स में टर्म क्या है, वो तो चलो हमें पता लगेगा ही लगेगा। इसके साथ साथ हमें इसकी डायरेक्शन भी पता लगेगी कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, कोई ऑब्जेक्ट है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसको अगर मैंने सिंपल टर्म्स में अगर तुम्हें डिफाइन करना हो, एक है स्पीड ऑफ अ बॉडी इन अ गिवन डायरेक्शन। तुमने इसमें डायरेक्शन स्पेसिफाई करनी पड़ेगी इसकी है ना, इसको हम वेलोसिटी कहते हैं। तो अगर इसको मैथमेटिकल टर्म्स में लिखना हो, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सिमिलरली इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर/सेकंड या फिर km/h है ना। अब देखो, अब ना हमने यहाँ पे अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने दो टर्म्स पढ़ी है। एक तो हमने पढ़ा स्पीड और एक हमने पढ़ा वेलोसिटी है ना। इन दोनों का मेन डिफरेंस क्या है, इसमें डायरेक्शन नहीं है और इसमें डायरेक्शन है। तो देखो, तो क्या होता है ना, हमने मैथमेटिकल टर्म्स में हमें ना हमें पता लगा कि दो तरह की टर्म्स आती है, एक में डायरेक्शन होएगी और एक में डायरेक्शन नहीं होएगी। तो इन दोनों टर्म्स पर डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने एक स्पेसिफिक टर्म यूज़ करी, इसका नाम होता है स्केलर और एक का नाम होता है वेक्टर। एक होती है स्केलर क्वांटिटी
एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। तो तुम्हारी कोई भी टर्म है, कोई भी टर्म है जो हम पढ़ेंगे इसमें, है ना, तो हम इसको या तो स्केलर क्वांटिटी में इसको ले सकते हैं या फिर वेक्टर क्वांटिटी में ले सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है, स्केलर क्वांटिटी का सबसे बेसिक मतलब क्या है कि ये वो क्वांटिटी है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड है मतलब इसके पास सिर्फ न्यूमेरिकल टर्म है, इसके पास डायरेक्शन नहीं है। वहीं वेक्टर क्वांटिटी वो है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो अगर हम इससे कंपेयर करें तो हमारे पास वेलोसिटी है, एक तो वेलोसिटी के बाद डायरेक्शन है, स्पीड के बाद डायरेक्शन नहीं है। इसका मतलब क्या, तुम्हारी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, और तुम्हारी स्पीड है वो क्या हो जाएगा, एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी, सिंपल टर्म्स में, है ना। अब जो हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, अब हमने देखो इसमें डायरेक्शन स्पेसिफाई करी है, तो तुम्हारी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, या फिर जीरो भी हो सकती है ना। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें तुम्हारी ये पॉजिटिव ही होएगी, है ना। अब देखो ये तुम्हारे बेसिकली ये 3 डिफ्रेंशिएटिंग मेन पॉइंट्स आ गए स्पीड एंड वेलोसिटी के। अब अगर तुम्हें मैं समझाऊँ पॉजिटिव नेगेटिव जीरो का क्या क्या मामला है इसका स्पीड का, तो देखो क्या होता है ना, सपोज हमने ना एक ये लिया स्ट्रेट लाइन में लिया, है ना, कोई मोशन मैंने यहाँ पे ले लिया एक रेफरेंस पॉइंट ये वाला 0। अब रेफरेंस पॉइंट में क्या है, देखो वो तो आगे भी जा सकता है कि वो यहाँ पे चला गया, यहाँ पे चला गया, यहाँ पे चलेगी, यहाँ पे चलेगी बॉडी, है ना, पर जरूरी थोड़ी ना वो बॉडी पीछे भी जा सकती है, इस डायरेक्शन में जा सकते कि नहीं जा सकते। तो हमने क्या किया, हमने इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने वास्ते कि वो हमारे रेफरेंस पॉइंट के राइट साइड में जा रही है या फिर लेफ्ट साइड में जा रही है, हमने इसको साइन प्रोवाइड कर दिया कि हमने कहा सपोज राइट साइड में जा रही है तो जो भी डिस्टेंस है, जो भी चीज़ हम राइट साइड में कैलकुलेट करेंगे उसको हम लेंगे पॉजिटिव, जो भी हम लेफ्ट साइड में कैलकुलेट करेंगे तो उसको लेंगे नेगेटिव, है ना। तो इसका मतलब है, अगर मैं तुम्हें बोलूँ वेलोसिटी है वो तुम्हारी है पॉजिटिव 3 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब क्या है, जो तुम्हारे बॉडी है वो राइट साइड में जा रहा है 3 किलोमीटर पर आवर से। पर वहीं अगर मैं वेलोसिटी को कह दूं, वेलोसिटी तुम्हारी है -2 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब क्या है, जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है वो लेफ्ट साइड में जा रहा है 2 किलोमीटर पर आवर के साइड से, है ना। अब देखो एक तो हमारी वेलोसिटी है, क्यों, क्योंकि इसकी वजह से हमारी डायरेक्शन स्पेसिफाई होगी, है ना। और पॉजिटिव का मतलब क्या है, वो राइट साइड में जा रहा है, और नेगेटिव का मतलब क्या है, वो लेफ्ट साइड में जा रहा है ना। तो इसलिए हम कहते हैं वेलोसिटी हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और जीरो भी हो सकती है। अब ये कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है क्योंकि इसमें तो डायरेक्शनल कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो इसमें से मैग्नीट्यूड होगा, तो इसमें तो वो सिर्फ पॉजिटिव ही हो सकता है स्पीड, तो है ना। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है स्पीड एंड वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। तो अब तक हमने क्या किया, डिस्टेंस पढ़ लिया, स्पीड पढ़ लिया, वेलोसिटी पढ़ लिया। अब देखो, अब हमने क्या किया था, पीछे हमने एवरेज पे जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जब तुम्हारी स्पीड चेंज हो रही है, सिमिलरली यहाँ पे भी तुम्हारा एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अगर तुम्हारी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इसमें भी आ जाएगा, और तुम्हारा फॉर्मूला सेम ही है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, सेम फॉर्मूला है, सेम तरीका है। तुम्हें पहले डिस्टेंस निकालना है, जैसे तुम्हें मैंने पिछले एग्जाम्पल में बताया था, और टाइम निकालना है बेसिकली, है ना। अब यहाँ पे ना देखो कुछ ना, मतलब एक शॉर्टकट होता है कि अगर तुम्हें मैं बोलूँ, जैसे हमने पिछले में क्या किया था, हमने कहा था इसके अंदर है कि हमने कहा था कि उसने एक सपोज एक टाइम में उसने एक डिस्टेंस कवर किया, है ना, और दूसरे टाइम में उसने ये सेम डिस्टेंस कवर किया, है ना। अब यहाँ पे तुम्हें याद होगा हमने पिछले एग्जाम्पल में क्या किया था, मैंने तुम्हें स्पीड दी थी और मैंने तुम्हें बताया था उसने वो स्पीड कितने टाइम में कवर किया, है ना। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है कि अगर उसने सेम डिस्टेंस कवर किया फिर डिफरेंट स्पीड, जैसे पिछले एग्जाम्पल में क्या था, अगर हम इस एग्जाम्पल में जाएं पीछे, कहाँ पे है वो एग्जाम्पल, हाँ, ये एग्जाम्पल में क्या था कि उसने पहले 30 सेकेंड्स 10 मीटर पर सेकेंड में कवर किया और अगला 20 सेकेंड्स उसने 15 मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किया। जब हमने डिस्टेंस निकाला तो डिस्टेंस दोनों का सेम आया,
300 मीटर्स और 300 मीटर्स, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम इसको देखें कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी तुम्हारा सेम डिस्टेंस कवर कर रही है इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम, है ना। वो इसको यहाँ पे अगर यहाँ पे लिखते हैं कि तुम्हारा सपोज कोई बॉडी है ना, इसने सपोज 300 मीटर्स कवर किया, सेम डिस्टेंस कवर किया विद डिफरेंट स्पीड्स। यहाँ पे सपोज उसकी स्पीड v1 है, यहाँ पे सपोज उसकी v2 है, जैसे पिछले केस में थी, है ना। तो इसकी एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी, 2 इंटू v1 इंटू v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये अब देखो, ये तुम्हारा आ गया डायरेक्ट फॉर्मूला इसका, जो कि तुम यूज़ कर सकते हो। नहीं तो इसका लॉन्ग फॉर्म जो हमने पिछले फॉर्म में किया था वो भी लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे हमने क्या टोटल डिस्टेंस को ऐड कर दिया, टोटल टाइम ऐड कर दिया, उससे आंसर आ गया। या तुम डायरेक्ट कर सकते हो कि यहाँ पर डायरेक्ट करना हो हमने। अगर मैं इसको यहाँ पे रब कर दूँ, हमने हमारा क्या फॉर्मूला 2 इंटू v1 इंटू v2 अपॉन v1 प्लस v2। 2 इंटू v1 क्या है हमारा 10 इंटू v2 क्या है 15, है ना, अपॉन 15 प्लस 10 क्या हो जाएगा 25। तो ये क्या हो गया 5 2 ना 4, ये तुम्हारा आ गया 12। देखो यहाँ से तुम्हारा सेम आया ना, ये 12 और ये 12। या तो तुम इसको इस फॉर्म से कर सकते हो, लॉन्ग फॉर्म से, इसके ये वाला लिखा हुआ है ना, या फिर तुम कर सकते हो इस फॉर्म से। मैं रेकमेंड करूँगा, तो क्वेश्चन में तुम्हें लिखा नहीं होगा कि सेम डिस्टेंस है, तो तुम इससे सॉल्व कर लो। तुमने डिस्टेंस निकाल ही लिया, एक स्टेप करने में क्या ही टाइम जा रहा है। तो उसमें क्वेश्चन में दे रखा है, कई बार क्वेश्चन में दे रखा होता है कि बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस विद डिफरेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एंड 20 एंड 15 मीटर पर सेकेंड। तो तुम उसमें डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा सकते हो 2v1 v2, है ना। इसके एक स्पेशल कंडीशन है, ये हमेशा याद रखना। क्या होता है ना, हमेशा बोल जाते हैं कि तुम्हारा डिस्टेंस है वो इक्वल होना चाहिए, है ना, विद डिफरेंट स्पीड। मतलब इक्वल डिस्टेंस हमें डिफरेंट स्पीड से कवर किया, तो उसकी एवरेज स्पीड या वेलोसिटी हम ऐसे निकाल सकते हैं 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2, है ना। अच्छा, अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगले टॉपिक पे। हमने ना एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था पीछे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। इसमें हमने पढ़ा था कि जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ चेंज हो रही है ना। तो अब क्या है, वो जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ चेंज हो रही है, वो क्यों चेंज हो रही है, हमने उसके बारे में पढ़ना है। तो वो क्यों चेंज हो रही है, तो हमारा उसकी वजह से यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है एक्सेलरेशन का। ठीक है, जो भी चीज़ है जिसकी वजह से हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है, उस क्वांटिटी को हमने नाम दिया एक्सेलरेशन। अब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो बेसिकली एक्सेलरेशन क्या है, अगर हम सिंपल टर्म्स में लिखना है, हमने स्पीड को कैसे डिफाइन किया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन, कि जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो टाइम के साथ कैसे चेंज हो रही है। तो एक्सेलरेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कि वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे चेंज हो रही है ना। तो अगर हमने इसका मैथमेटिकली लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, मतलब कितने टाइम में उसने चेंज लिया। तो इसमें हमारे ना दो वो आते हैं, क्वांटिटीज आती है। एक तो v, जिसको हम डिफाइन करते हैं फाइनल वेलोसिटी से। एक तुम्हारी आती है u, जिसको हम डिफाइन करते हैं इनिशियल वेलोसिटी से। टाइम तो हमारा चलो है ही है t, ना। इसका मतलब क्या, सपोज तुम्हारा कोई बॉडी है, वो पहले u की स्पीड से इस डायरेक्शन में जा रही है ना, और बाद में उसको फिर एक्सेलरेशन लगी और बाद में उसकी स्पीड v होगी। तो अब हमने वो हो गया तुम्हारा t टाइम के बाद उसकी स्पीड v होगी।
तो अगर हमने इस केस में इसकी एक्सेलरेशन निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में कितना चेंज आया है, तो इसके लिए क्या करेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी को हम डिवाइड कर देंगे टाइम के साथ। तो ये तुम्हारा आ जाएगा बेसिक फॉर्मूला एक्सेलरेशन का, है ना। अब अगर तुम्हें इसका मैं एग्जांपल दूं, सपोज a car speed increases from 40 kilometer per hour to 60 kilometer per hour in let's say 5 seconds, है ना। तो कैलकुलेट एक्सेलरेशन। तो देखो अगर हमने इसका आंसर लिखना हो सिंपली, तो हमें क्या, सबसे पहले हम लेंगे इनिशियल वेलोसिटी, उसको डिफाइन करेंगे, कितनी दे रखी है 40 किलोमीटर पर आवर, है ना। फिर हम लेंगे फाइनल वेलोसिटी, जो कि हम कितनी दे रखी है 60 किलोमीटर अपॉन आवर। फिर हम लेंगे टाइम 5 सेकेंड्स। अब देखो मैं इसको डायरेक्टली फॉर्मूला में पुट करके सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि इनके यूनिट्स डिफरेंट है। तो पहले हमें इसके यूनिट सेम करने पड़ेंगे। या तो तुम इस स्पीड को मीटर पर सेकंड में लाओ या फिर इस सेकंड को आर में कन्वर्ट कर लो। मैं टाइम को आर में कन्वर्ट कर रहा हूँ क्योंकि वो ज़्यादा कन्वीनियंट होगा मेरे लिए। तो मैं एक्सेलरेशन हूँ, तो पहले टाइम को कन्वर्ट करने के लिए हमें इसको 60 × 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो तुम्हारा टाइम हो गया आर में। तो एक्सेलरेशन क्या है, v माइनस यू अपॉन टी। फाइनल वेलोसिटी क्या आती है 60, इनिशियल क्या आती है 40, अपॉन टाइम क्या है 5 डिवाइडेड बाय 60 × 60। अब जो ये निचला टर्म है फ्रैक्शन का, ये तो ऊपर आ जाएगा पूरा का पूरा। तो यहाँ पे 20 × 60 × 60 डिवाइडेड बाय 5। अब तुम इसको सॉल्व कर लो, ये तुम्हारा क्या क्या 4 पे गया ना, तो 4 × 6 36 0 0, है ना। और ये तुम्हारा इसको सॉल्व कर लो कि कितना आ जाएगा, ये इतना, है ना, किलोमीटर पर आवर। अब देखो इसका यूनिट है ना वो चेंज हो गया, यूनिट यहाँ पे स्क्वायर आएगा एक्सेलरेशन का, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। क्यों, देखो ऊपर का यूनिट क्या है यहाँ पे मीटर पर सेकंड, है तो वेलोसिटी ना ऊपर, और नीचे का यूनिट क्या है सेकंड। तो मीटर अपॉन सेकंड इंटू सेकंड, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो इसका एसआई यूनिट तुम्हारा मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर आ गया। वैसे ही यहाँ पे तो इसके यूनिट अब हमने किलोमीटर में लिया, तो किलोमीटर बाय आर स्क्वायर ये आ गया, है ना। ठीक है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है, अब एक्सेलरेशन है। अब देखो अब इसमें कहते हो हमारी स्पीड इंक्रीज हुई है, तो इसके लिए एक्सेलरेशन है। अब स्पीड हमेशा इंक्रीज तो नहीं होती, स्पीड हमारी डिक्रीज पे तो होती है, तुम ब्रेक्स पे तो लगाते हो। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन को ऑपोजिट डिसेलरेशन। देखो चीज़ दोनों सेम ही है, बस इसको नाम तुमने चेंज कर दिया। तुम्हारी एक्सेलरेशन स्पीड बढ़ा रहा है, डिसेलरेशन स्पीड कम कर रहा है, या फिर तुम इसको रिटार्डेशन भी बोल देते हो, है ना। तो इसमें भी क्या, देखो चीज़ तो सेम ही है। इसका फॉर्मूला भी क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। पर अब इस केस में क्या होगा, इसमें जो तुम्हारी वैल्यू है वो नेगेटिव आएगी। पिछले केस में तुम्हारी एक्सेलरेशन वैल्यू क्या आई थी, यहाँ पॉजिटिव आई थी ना, पर इसमें नेगेटिव आएगी। अब इसमें नेगेटिव क्यों आएगी, देखो नेगेटिव का मतलब क्या है, तुम्हें याद हो मैंने तुम्हें बताया था, नेगेटिव बेसिकली तुम्हारे डायरेक्शन डिफाइन करता है। और यहाँ पे देखो सपोज एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे बनाते हैं। सपोज हमारा ऑब्जेक्ट है ना जो इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब इसकी वेलोसिटी सपोज इस डायरेक्शन में है ना। तो अगर मुझे वेलोसिटी बढ़ानी है तो मैं क्या करूँगा, मैं एक्सेलरेशन दूंगा इस डायरेक्शन में, है ना। तो इसका मतलब क्या है, अगर तुम्हें अपनी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज करनी है, तो उसके लिए हमें हमारी एक्सेलरेशन होनी चाहिए पॉजिटिव, है ना।
वहीं दूसरी तरफ अगर मुझे इसको वेलोसिटी को डिक्रीज कर दे तो मैं एक्सेलरेशन क्या करूँगा, वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तुम खुद सोचो, तुम्हारे सपोज कोई बॉल है या फिर कोई ऑब्जेक्ट है तुम्हारी तरफ आ रहा है बिल्कुल है ना तेज़ी से, और तुम्हें रोकना है, तो तुम किस डायरेक्शन में उसको चलाने की कोशिश करोगे, और जिस डायरेक्शन में आ रहा है तुम उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जोड़ लगाओगे ना अपना, उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको पुश करोगे ताकि वो रुक जाए, मतलब उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में चलाने की कोशिश करोगे ताकि वो रुक जाए। तो सिमिलरली यहाँ पे है, तो तुम्हें इसकी वेलोसिटी को तुम्हें कम करना है, इसको रोकना है, तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगनी चाहिए, तभी तो जाके कम होगा। तो इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, मतलब लेफ्ट साइड में लग रही है। इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन तुम्हारी एक्सेलरेशन डायरेक्शन को हम नेगेटिव से शो करेंगे, मतलब अगर तुम्हारी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो इसको एक्सेलरेशन को हम नेगेटिव से शो करेंगे, है ना। इसको अगर हम एक एग्जांपल से देखें, सपोज वैसे जैसे हमने पिछले बोला था ना, अ कार ट्रेवलिंग एट अ स्पीड लेट्स से 20 किलोमीटर पर आवर, है ना, 20 किलोमीटर पर आवर comes to rest after let's say 0.5 hours, है ना। हमने इसकी what is the value of retardation, अब हमें ये निकालना है। देखो रेस्ट का मतलब क्या है, उसकी जो फाइनल वो मतलब कि फाइनली रुक गया, मतलब उसकी स्पीड इस केस में 0 होगी। तो अगर हम देखें इस केस में हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 20 किलोमीटर पर आवर, फाइनल वेलोसिटी जब वो रुक गया उसकी स्पीड 0 होगी, और टाइम कितना दे रखा है 0.5 आवर्स। हमें एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन जो भी है ये निकालना है, तो ये आ जाएगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। देखा फाइनल वेलोसिटी क्या है 0, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 20, टाइम क्या है 0.5। देखो तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुमने सिर्फ वैल्यूज पुट करी और अपना तुम्हारा आंसर नेगेटिव में आ जाएगा। तो 0 ही है तो नेगेटिव तो रहेगा ही, यहाँ पे ख़त्म तो हुआ नहीं 0.5। देखो अपना तुम्हारा आंसर नेगेटिव में आ गया, इसका मतलब क्या है, तुम्हें इसको रोकने के लिए एक्सेलरेशन वेलोसिटी का ऑपोजिट डायरेक्शन में लगानी पड़ेगी, है ना। और तुम इसको सॉल्व करोगे तुम्हारा आ जाएगा कितना, -40 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, ये आ गया, है ना। तो अब तक हमने बेसिकली क्या पढ़ा है, अब तक हमने मोशन को डिफाइन करने के लिए कुछ क्वांटिटीज़ भरी है। एक तो तुम्हारा हो गया क्या कहते हैं उसको, एक तुम्हारी होगी स्पीड, फिर एक तुम्हारी होगी वेलोसिटी, फिर एक तुम्हारा हो गया डिस्टेंस, फिर तुम्हारा हो गया डिस्प्लेसमेंट, अब तुम्हारी होगी एक्सेलरेशन ना। फिर हमने क्या करता है इसको हमने इसका फॉर्मूला पढ़ते हैं, स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन क्या होता है चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम टेकन। तो अब हमने क्या है, अब हमने इन सबको आपस में रिलेट भी तो करना है। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास कुछ इक्वेशंस होती है, अब जिसको हम कहते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, हमारे पास अब देखो ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है बहुत जरूरी है, इसके ऊपर ही मेन न्यूमेरिकल आता है चैप्टर्स में से, और उसमें तुम्हें ये क्वेश्चंस लगानी पड़ती है, इसको ध्यान से याद करना। तो मैं बताया था ना फॉर्मूला बुक है अपनी, उसमें इन तीनों क्वेश्चन को अच्छे से लिखना। इसमें हमारे 3 क्वेश्चन आती है, एक तो है वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। अगर मैं ऐसा करते हैं इसको हम ना पहले ना उसमें लिखते हैं, पहले हम लिखते हैं v माइनस यू इज इक्वल टू 80। तो हमारी ये क्वेश्चन है, ये बेसिकली क्या है, एक्सेलरेशन क्या थी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, इसको t को हम उधर लेके, तो v माइनस यू इज इक्वल टू 80, ये तो हमारी एक क्वेश्चन आ गई जो हमने यहाँ पे पहले पढ़ चुके हैं। फिर तुम्हारी क्वेश्चन आती है वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। तो देखो इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस को डिलीट किया है ना। फिर तुम्हारी एक आ जाती है डिस्टेंस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वेयर। इसमें मैं देखो डिस्टेंस हो गया, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम,
हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू टाइम स्क्वायर, हमने इन सबको रिलेट किया। तो ये तुम्हारी 3 इक्वेशंस है, ये बहुत जुड़ी इक्वेशंस है, ठीक है। इनको हम बोलते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। इसके ऊपर कई तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कई तरह के क्वेश्चंस बनते भी है ना इसके ऊपर। तो अगर हमने इसका कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, इसको एग्जांपल समझ आएगा अच्छे से। इससे हमने एग्जांपल ली, सपोज अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, है ना, moves with the uniform acceleration of 0.1 meter per second square for 4 minutes, है ना। Find the speed and distance traveled। अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम एक टर्म समझते हैं। यहाँ पे जैसी आई है, तुम्हारी आई है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तुम्हें ध्यान हो, हमने एक पढ़ा था यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, है ना। देखो ये ना तुम्हें नाम से क्लियर हो जाएगा। यूनिफॉर्म मोशन, तुम्हारा मोशन क्या था, चेंज इन पोजीशन विद टाइम, है ना। तो अगर मैं उसी से देखिए तो इसमें यूनिफॉर्म मोशन हमने क्या लिया था, फिर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, इसकी अगर चेंज इन पोजीशन सेम है तो यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगी। वैसे अगर हमने ली यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जैसे कि इस केस में लिया ना, तो एक्सेलरेशन क्या है तुम्हारी, चेंज इन वेलोसिटी या चेंज इन स्पीड विद टाइम। इसका मतलब क्या है कि सेम इंटरवल ऑफ टाइम में अगर चेंज इन स्पीड कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर उसने स्टार्ट किया 0 सेकंड से, मतलब अभी मोशन स्टार्ट ही हुई है और उसकी वेलोसिटी 0 है ना, फिर 1 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी सपोज 1 मीटर पर सेकंड होगी, 2 सेकंड्स के बाद उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड पे होगी, 3 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड होगी। मतलब सेम इंटरवल ऑफ टाइम में उसकी जो चेंज इन वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है ना। तो वो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म। वही नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा, तुम्हारा जो कांस्टेंट नहीं रहेगा, हमें 1 है यहाँ पे 2 आ जाएगा, कुछ और आ जाएगा, तो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, है ना। वैसे ही हमारा मोशन में क्या होता है, मोशन का होता है चेंज इन पोजीशन विद टाइम। तो तुम्हारी जो चेंज इन पोजीशन है वो कांस्टेंट होगी टाइम के साथ। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या, चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम। इसमें जो तुम्हारा वेलोसिटी का चेंज है वो कांस्टेंट होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, है ना। तो हम इसको रब करते हैं, तो हम आते हैं इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को एक बार खुद सॉल्व करके देखो, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे साथ में। तो इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। देखो हमने क्या करना है, कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 होगी। मूव्स विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, हमें एक्सेलरेशन दे रखी है 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हमें दे रखे टाइम विच इज़ 4 मिनट्स। अब देखो 4 मिनट्स है ना, हमें इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमारा सब कुछ सेकंड में है यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा, 240 सेकंड्स, है ना। हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है स्पीड, अच्छा मतलब हमें निकालनी है फाइनल वेलोसिटी, हमें निकालना है डिस्टेंस, ठीक है। सबसे पहले हम लेते हैं एक्सेलरेशन का सिंपल फॉर्मूला क्या है, चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम। तो तुम याद हो तो v माइनस यू इज इक्वल टू AT। v हमें निकालना है, u तो हमारा 0 ही है, तो ये तो माइनस 0 हो गया। एक्सेलरेशन तो हमें कितनी दे रखी है, 0.1 इंटू टाइम तो हमें दे रखा है 240, तो इससे हमारी वेलोसिटी आ जाएगी। तो मैं बेसिकली इसको मल्टीप्लाई ही तो करना है सिंपल, तो इससे कि हमारी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 24 मीटर पर सेकेंड। अब तुम्हें निकालना है डिस्टेंस। अब डिस्टेंस तुम अब देखो तुम इसमें देखो, तुम्हारे पास तुम डिस्टेंस इससे भी निकाल सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी भी आ गई, इनिशियल भी आ गई, एक्सेलरेशन भी आ गई। या तुम अब इसको इससे भी निकाल सकते हो, है ना, क्योंकि इसमें देखो इनिशियल वेलोसिटी भी है, टाइम भी है,
एक्सेलरेशन भी है, टाइम भी है। मैं निकालूंगा इससे, क्यों, इसमें मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो s इज इक्वल टू, इसको मैं लेते हैं सेपरेट पार्ट होगा ना, हाँ, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मैं इससे क्यों निकालूंगा, हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है 0 दे रखी है, तो ये तुम्हारा पूरा टर्म ही 0 हो गया। तो इससे हमारी क्या कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी। हाफ इंटू बेसिकली तुम्हें क्या करना है, 0.1 इंटू टाइम कितना था 240 इंटू 240, तो मैं अब इसको सॉल्व करना है बस। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा, है ना। ये 0.1 है तो इससे वो कट जाएगा, तो इससे तुम्हारा डिस्टेंस आ जाएगा, डिस्टेंस कितना आ जाएगा इससे, जब तुम सॉल्व करोगे ये तुम्हारा कट गया तो 24 इंटू 12 8424 288, है ना। ठीक है, तो 2880 मीटर आंसर आ गया इसका, इस एग्जाम्पल में, है ना। ऐसे तुम्हारे कई सारे एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दे रखे हैं, तुम इसको खुद से सॉल्व करके देखना। अगर कोई एग्जाम्पल तुम्हें नहीं समझाया तो तुम मुझसे पूछ सकते हो, है ना। अब हम इसके बाद आते हैं आगे। अब देखो हमारा बेसिकली मोटिव क्या आता है इस पूरे चैप्टर को पढ़ने का, हमने मोशन को स्टडी करना है कि कोई बॉडी है उसकी पोजीशन कैसे चेंज हो रही है, जिसको हम डिस्टेंस लेते हैं, है ना। अब उसकी स्पीड कैसे चेंज हो रही है, तो एक्सेलरेशन आ गया। तो अब हम देखो अगर हम इक्वेशंस फॉर्म में स्टडी करेंगे तो फिर भी थोड़ा कॉम्प्लिकेट सा हो जाता है। तो हमारी ह्यूमन में क्या है ना, कोई भी चीज़ को जितना सिंप्लीफाई कर सको उतना अच्छा होता है। तो हमने उसके लिए हमने क्या निकाला, हमने उसको एक डायग्रामेटिकली फॉर्म दे दी, या फिर उसको हम इसमें बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। इससे क्या है हमारा समझना और आसान हो जाएगा इस पूरे टॉपिक को, एक मोशन को। तो उससे पहले हम थोड़ा सा ग्राफ के बारे में पढ़ते हैं, है ना। ग्राफ में क्या होता है हमारे ना, एक तरह से ये होता है, दो एक्सिस होते हैं इस तरह से, एक तुम्हारी वर्टिकल एक्सिस होती है, एक तुम्हारी होती है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, है ना। इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। इसमें क्या होता है, हमें कोई दो डाटा दे रखे हैं, सपोज कोई भी डाटा दे रखे 1 और 2, है ना, जो कि एक दूसरे के साथ किसी फॉर्म में लिंक है, कि अगर हमने इसको दो डाटा में कुछ चेंज आया तो दूसरे डाटा में कुछ भी चेंज आया तो इसके रिस्पेक्ट में फर्स्ट डाटा में क्या चेंज आएगा। तो हम उसको ऐसे हम ग्राफिकल फॉर्म में बना लेते हैं ताकि हमें समझ आए कि सपोज दूसरे डाटा की अगर वैल्यू बढ़ रही है इस डायरेक्शन में तो उसके रिस्पेक्ट में फर्स्ट डाटा की वैल्यू भी बढ़ेगी, है ना। पर अगर हम इस पॉइंट पे आ जाइए, इस पॉइंट पे क्या होगा, दूसरे डाटा की वैल्यू बढ़ रही है लेकिन फर्स्ट डाटा की वैल्यू कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू नहीं बढ़ रही। तो हमें देखो इसको स्टडी करना आसान हो गया इस केस में ग्राफिकल फॉर्म में। तो उससे तो वैसे ही हम क्या है, हमारे जो मोशन की टर्म्स है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, जो भी है, हम उसको अब क्या करेंगे, हम ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे ताकि हमारे लिए उसकी स्टडी आसान हो जाए, है ना। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सबसे मोस्ट कॉमन ग्राफ जो आते हैं वो है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ, है ना। डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम इसको यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, यहाँ पे होगा इनके पास ना, ये रहा। सपोज हमने ग्राफ लिया एक, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारा वाई एक्सिस है। यहाँ पे एक्स एक्सिस में तुमने क्या लिया, डिस्टेंस, ये क्या हो गया, तुमने एक्स एक्सिस में क्या लिया, डिस्टेंस, है ना। और तुमने सॉरी वाई एक्सिस में तुमने लिया डिस्टेंस, तुमने यहाँ पे लिया टाइम, है ना, इस डायरेक्शन में। सिंपली बनाते हैं, हमने उसको टाइम लिया यहाँ पे सिंपली और डिस्टेंस लिया इस डायरेक्शन में, है ना। तो ये इसका ग्राफ किस फॉर्म में होगा, अगर हमने अगर तुम्हें याद हो हमने दो तरह की मोशंस पढ़ी थी, एक यूनिफॉर्म मोशन, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सबसे पहले हम यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ पढ़ेंगे।
तो इस केस में तुम्हारा ग्राफ क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। और क्यों, और स्ट्रेट लाइन क्यों बनेगा, मैंने तुम्हें क्या कहा था कि चेंज इन डिस्टेंस, तुम्हारा डिस्टेंस का चेंज, पोजिशन का चेंज ऑफ टाइम सर कॉन्स्टेंट है। इसका मतलब क्या, अगर 1 सेकंड पे सपोज वो 1 मीटर कवर किया है, तो 2 सेकंड पे वो 2 मीटर कवर किया उसने, 3 सेकंड में 3 मीटर कवर किया। तो वैसे मैं यहाँ पे लूँगा, सपोज तुम्हारे यहाँ पे 1 सेकंड है ना, तो इसने यहाँ पे 1 मीटर कवर किया है ना। वैसे ही सपोज हम दूसरे सेकंड में, उसने यहाँ पे कितना 2 मीटर कवर किया। तीसरे सेकंड में उसने क्या किया, 3 मीटर कवर किया। मैं तुम्हें एक ना होमवर्क देता हूँ, तुमने ग्राफ पेपर लेना है, ऐसे डाटा सिंपल सा डाटा लेके तुम्हें बना के देखना है क्या तुम्हें असली में स्ट्रेट लाइन आ रहा है कि नहीं आ रहा, है ना। और सपोज यहाँ पे मैंने एक ले लिया, एक कोई भी एक टी पॉइंट ले लिया, सपोज ये तुम्हारा एक T1 पॉइंट है, जर्नल कोई भी टाइम ले लिया, और उसने T1 पॉइंट में S1 डिस्टेंस कवर किया। सिमिलरली यहाँ पे मैंने ले लिया T2 पॉइंट, यहाँ पे ले लिया S2 पॉइंट। अब मैंने तुम्हें क्या बोला, हमने इसको डाटा को ग्राफिकल फॉर्म में रख लिया ताकि हम इजीली समझ सके। अब देखो इसमें हमारे पास डिस्टेंस आ गया, हमारे पास टाइम आ गया, और सबसे सिंपल ग्राफ है जिसमें एक्सेलरेशन नहीं है, यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ है ना। तो इसका मतलब है कि स्पीड कांस्टेंट है ना। तो इस केस में हम ग्राफ से स्पीड निकाल सकते हैं। स्पीड क्या था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो अगर हम ये मोशन स्टडी करें, सिंपल एक पार्ट स्टडी करें इसका, ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट स्टडी करें, तो हमें इस पार्ट में अगर मैंने तुम्हें बोलूँ उनको स्पीड निकालो, तो कैसे निकाल लोगे। तुम्हें पहले चाहिए इस पार्ट में उसने डिस्टेंस कितना कवर किया। तो इसके लिए तुम्हें क्या है, फाइनल पार्ट में उसने कितना S2 कवर कर लिया, और इनिशियल पार्ट तक उसने S1 कवर कर लिया। तो इसका मतलब क्या है, तो ये पार्ट है, इसने जहाँ पे S2 माइनस S1 डिस्टेंस कवर किया, जो तुम्हारा इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ना। और ये डिस्टेंस उसने कितने टाइम में कवर किया, T2 माइनस T1 में, जो नीचे यहाँ पे ये वाला जो इसका डिफरेंस है। तो इससे हमारी स्पीड आ जाएगी, इसकी स्पीड क्या आएगी, S2 माइनस S1 पॉन T2 माइनस T1, है ना। अब देखो इस ग्राफ से तुम्हारे तीनों क्वांटिटीज पता लगी। डिस्टेंस टाइम तो तुम्हें डायरेक्टली पता लग रहा है ग्राफ से, स्पीड तुम ऐसे निकाल सकते हो, है ना। और तुम्हें इससे क्या पता लग गया कि तुम्हें ग्राफ देखते ही पता लग गया जो तुम्हारा ग्राफ है ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है। पर अगर हमें इसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनाना है तो वो कैसे बनेगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या है, तुम्हारा देखो लीनियरली वेरी नहीं करेगा वो। इसमें क्या है, तुम्हारा स्ट्रेट लाइन आई है, इसमें बस स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी। अगर तुम्हारे स्पीड टाइम का ग्राफ है नॉन यूनिफॉर्म का, तो इसमें कर्व आ जाएगी इस तरह से, है ना। या फिर स्पीड टाइम का ग्राफ का ग्राफ बनाए दूसरा आएगा, या फिर इस तरह ही कर्व आ जाएगी। इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि सपोज 1 सेकंड पे उसने एक अब देखो जो तुम्हारा ये डिस्टेंस और टाइम है ये तुम्हारा इक्वल नहीं आएगा। यहाँ पे इसने इतना डिस्टेंस कवर किया, अब इतने से टाइम में उसने इतना बड़ा डिस्टेंस कवर कर लिया, अब इतने से टाइम में उसने और कितना बड़ा डिस्टेंस कवर कर लिया, है ना। पर अब आगे जाते जाते देखो डिस्टेंस तो कम होता रह रहा है, डिफरेंस उसका, है ना। तो देखो इसलिए कहते हैं हम इसको ये नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है ना। यहाँ पे हमारा होता है पहला इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ में इतना ही है, सिंपल से 3 क्वांटिटीज है, स्पीड डिस्टेंस टाइम, इसको तुम ऐसे निकाल सकते हो। 2 तरह के ग्राफ बनेंगे, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ ये वाला, एक तुम्हारा होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ये वाला। अब तुम्हारा इसका चलो एक ग्राफ और बनवा सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं तुम्हारी बोलूँ कि तुम्हारा ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, तो उसका ग्राफ कैसे बनाओगे। रेस्ट का मतलब क्या है, अगर मैं बोलूँ तुम्हारा ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, इसका मतलब क्या है, उसकी पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं आ रहा टाइम के साथ। तो मैंने क्या करना है, इसका कोई भी डिस्टेंस कोई भी पोजीशन ले ली, सपोज इस पॉइंट पे है वो, और उसका टाइम के साथ
कोई भी चेंज नहीं आ रहा, मतलब एक इसका एक सेकंड में भी वही पोजीशन है, दूसरे सेकंड में भी वही पोजीशन है, तीसरे सेकंड में भी वही पोजीशन है, चौथे सेकंड में भी वही पोजीशन है। विद पोजीशन देयर इज नो चेंज इन, सॉरी विद टाइम देयर इज नो चेंज इन पोजीशन। तो इस केस में क्या हो जाएगा, तुम्हारा ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, मतलब इसकी जो कि स्पीड है फिर वेलोसिटी है वो 0 है इस केस में, है ना। अब हम आते हैं अपने दूसरे टाइप ऑफ ग्राफ में। हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ लिया, अब हम आते हैं दूसरा टाइप ऑफ ग्राफ विच इज वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। अब देखो इसमें वेलोसिटी वर्सेस टाइम में कई तरह के केसेस बनते हैं हमारे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसको यूनिफॉर्म मोशन के लिए, यूनिफॉर्म मोशन, है ना। तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या था, तुम्हारी जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं हो रही टाइम के साथ। तो इस केस में क्या बना, जैसे तुम्हारा स्पीड का बना था, जब तुम्हारी स्पीड चेंज नहीं हो रही थी टाइम के साथ, तो तुम्हारा इस तरह का एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना था, याद है। अभी हमने इसको अभी स्टडी किया, डिस्टेंस का स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना था जब तुम्हारी पोजीशन चेंज नहीं हो रही थी। वैसे अगर तुम्हारी यूनिफॉर्म मोशन में क्या था, वेलोसिटी चेंज नहीं होती, तो तुम्हारा इस तरह का ग्राफ बनेगा, इसमें तुम्हारी वेलोसिटी में नो चेंज विद टाइम, है ना। t1 t2 हमारा वो सेम है। पर अगर तुम्हारी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसमें क्या हो जाएगा, हमारी एक्सेलरेटेड मोशन हो जाएगी। एक्सेलरेटेड मोशन में तुम्हारी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। अब इसमें भी तुम्हारे दो केस बनेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का या फिर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होता है, इक्वल चेंज विद इक्वल टाइम, जैसे कि यूनिफॉर्म मोशन में था ना, इक्वल चेंज विद इक्वल टाइम, तो इसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना था। वैसे ही इसमें हो जाएगा इक्वल चेंज इन इक्वल टाइम, तो इसमें भी तुम्हारा जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन जाएगा। इस तरह से वेलोसिटी टाइम एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन जाएगा, है ना। और इसमें नॉन यूनिफॉर्म में हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं बनेगा, सिंपल है। वेलोसिटी टाइम तुम्हारा इस तरह ग्राफ बन जाएगा, या फिर हमारा ग्राफ बन जाएगा, इसको हमारा ग्राफ इस तरह से बन जाएगा वेलोसिटी टाइम का। हाँ, अब इसमें देखो, इसमें तुम जैसे हमने स्पीड में किया था, तुम्हारी सॉरी डिस्टेंस टाइम ग्राफ में किया था, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर हमने इसे एक्सेलरेशन निकाल ली तो वो क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू अपॉन टाइम। तो ये हम इससे निकाल सकते डायरेक्ट कि अगर सपोज मैं तुम्हें दूं कि हमने इस मोशन की तुम्हें एक्सेलरेशन निकालनी है, तो इसके इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, ये इसका टाइम हो जाएगा, ये इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी, ये इसका टाइम t2 हो जाएगा, है ना। तो इस केस में हमारी एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी, v माइनस यू अपॉन t2 माइनस t1। जिस टाइम में उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है उस टाइम को अगर स्टडी करें तो एक्सेलरेशन आ जाएगी, है ना। पर अब देखो, अब इसमें क्या है, मैंने तुम्हें बोल रहा था तुम ग्राफ से तुम सब कुछ निकाल सकते हो। तुमने वेलोसिटी निकाल लिया, तुमने टाइम निकाल लिया, तुमने एक्सेलरेशन भी निकाल ली। अब क्या तुम इस ग्राफ से डिस्टेंस भी निकाल सकते हो, डिस्टेंस भी तो निकालना आना चाहिए। डिस्टेंस अब देखो, ग्राफ से हम डिस्टेंस कैसे निकाल लेंगे। हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ था, है ना। अब तुम्हें इससे निकालना है, पहले हम ऐसे करते हैं, तो सिंपल लेते हैं, तो तुम्हारा यूनिफॉर्म मोशन करना, उसमें थोड़ा तो आसानी होगी तुम्हें। हमने ये लिया यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ लिया, अब तुम्हें इसमें निकालना डिस्टेंस, है ना। इसको समझने में तुम्हें आसानी होगी। सपोज मैंने तुम्हें बोला इस मोशन में तुम्हें निकालना डिस्टेंस, है ना। देखो इसकी वेलोसिटी तो सपोज से v है, टाइम इसका t1 हो जाएगा, ये हो जाएगा t2, है ना। अगर मैं तुम्हें सिंपल बोलूँ, अगर तुम्हें फॉर्मूले से निकालना हो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इससे क्या आ जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो इस केस में हमारी वेलोसिटी क्या है, t2 माइनस t1, जो तुम्हारी वेलोसिटी आ गई,
है ना। पर हम इसको अगर मैंने ग्राफ से निकालना है, अब तुम्हें इसको देखो, जो हमने फ्रेम लेना है ये वाला ग्राफ का जो निचला एरिया है, तुम्हारे बेसिकली क्या बना रहा है, ये तुम्हारी क्लोज फिगर बना रहा है ना। रेक्टेंगल, स्क्वायर कुछ भी हो सकता है, हमारी क्लोज फिगर बना रहा है। तो तुमने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि इस क्लोज फिगर का एरिया कैसे निकालते हैं। अब कोई भी तुम्हारा क्लोज फिगर है इस तरह की, इसका अगर तुम्हें एरिया निकालना है तो वो कैसे निकालोगे, तो तुम्हारे साइड के तो भी लेंथ होती है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ये बी है, ए इंटू बी, तो इससे तुम्हारा एरिया आ जाएगा। तो अगर तुम इसका एरिया निकाल लोगे तो वो क्या क्या आएगा, देखो ये तो तुम्हारा जो ये डिस्टेंस है ना, ये तो तुम्हारा v है जो इसके बराबर है, तुम्हारा ये डिस्टेंस है, ये तुम्हारा क्या है t2 माइनस t1। तो अगर तुम इसका एरिया निकालोगे तो क्या आ जाएगा v इंटू t2 माइनस t1, जो तुमने एडजेसेंट साइड को मल्टीप्लाई तो करना है, तो तुम्हारा एरिया आ जाएगा। तो क्या ये हमारा इसके इक्वल है, तो मैं कह सकता हूँ कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो भी एरिया होगा निचला वो तुम्हें क्या दे देगा, उसका डिस्टेंस दे देगा। जैसे कि इस केस में अगर मैं तुम्हें बोलूँ तुमने डिस्टेंस निकालना है इस मोशन का जिसकी हमने एक्सेलरेशन निकाली है, तो तुम्हें सिंपली क्या करना है, तुम्हें इसका इस पोर्शन का एरिया निकालना है, जो ये नीचे लगा पोर्शन है इसका तुम एरिया निकाल लोगे, तुम्हारा डिस्टेंस भी आ जाएगा। डिस्टेंस, तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एरिया अंडर ग्राफ, है ना। अब देखो हमने ना एक्सेलरेशन पढ़ी थी और हमने इसमें एक और चीज़ पढ़ी थी डिसेलरेशन या फिर रिटार्डेशन, है ना, डिसेलरेटेड मोशन। अब इसको हम कैसे करेंगे, देखो एक्सेलरेशन में क्या था, हमारी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, तो हमने क्या किया, वेलोसिटी अगर हमारी टाइम के साथ इंक्रीज कर रही है तो हमने सेलन ग्राफ ऐसे ऊपर को बना दिया एक्सेलरेशन के लिए, है ना। अब इसमें क्या करना है कि हमारी वेलोसिटी पहले से कोई है, कुछ वेलोसिटी है, पर अब उसकी वेलोसिटी कुछ पहले से वेलोसिटी है उसकी कुछ, अब वो डिसेलेरेशन की वजह से वो उसकी वेलोसिटी कम हो रही है टाइम के साथ साथ, और एक पॉइंट पे आके वो जीरो होगी वेलोसिटी उसकी, है ना। तो इस केस में इसका ग्राफ ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन में बन जाएगा, नीचे को, तो ये तुम्हारी क्या होगी, डिसेलेरेशन होगी। ये सपोज हमारा v1 है, तुमने यहाँ पे ये लिया, ये सपोज हमारा v2 है, तुम्हारा t1 है और ये तुम्हारा t2 है ना। v1 v2 बेसिकली क्या हो जाएगा, इसको अगर हम लेना जाए तो तुम्हारी क्या हो जाएगी, ये तुम्हारी इनिशियल वेलोसिटी है, तुम्हारी फाइनल वेलोसिटी है, तो तुम्हारी डिसेलेरेशन क्या आ जाएगी, v माइनस यू t2 माइनस t1। और तुम्हें अगर इसका क्या निकालना है, क्या कहते हैं, डिस्टेंस निकालना है, तो जो ये पोर्शन है इसका तुम्हें निकाल लेना है एरिया बेसिकली, है ना। तुम्हारा डिसेलेरेशन आ गया। अब इसमें ना एक कॉन्सेप्ट हो आता है, सपोज मैं तुम्हें ना दो ग्राफ दे दूँ इस तरह के, तुम्हें इसको कंपेयर करना है। ये ना सपोज मैं एक क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे, इसको क्वेश्चन के फॉर्म में करते हैं। बेसिकली हमारा जो टॉपिक है वो खत्म होगा। यहाँ पे हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनना था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनना था, हमने दोनों पढ़ लिए। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है इस पे कि सपोज हमारा ग्राफ है, वो ज़्यादा ही गलत बन गया, है ना। सपोज तुम्हारा ये ग्राफ है एक, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही है, और तुम्हें दो डिफरेंट मोशन दे रखी है। सपोज एक कार ए की है और एक कार बी की है। अब तुम्हें इसमें से निकालना है किसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी, ठीक है, एक्सेलरेशन तुम्हें निकालनी है ना। तो विच कार एक्सेलरेशन इज मोर। तो इस क्वेश्चन का अगर मैं सिंपल आंसर दूं, मैं डायरेक्ट आंसर क्या है इसका, तो मैं तुम्हारा क्या हो जाएगा, जिस भी लाइन का जो एंगल है ये वाला,
ये एंगल है, ये तुम्हारा सपोज थीटा है, तुम्हारा अल्फा है। जिसका भी एंगल ज़्यादा होगा उसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी। तो इस केस में तुम्हारी वी ए वी बी से ज़्यादा होगा। ये क्यों होगा? क्योंकि जिसका एंगल ज़्यादा होता है ना उसकी स्लोप ज़्यादा होती है। जो तुम ये निकालते हो, हमने जैसे कि हमने एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी अपॉन टाइम किया था, है ना। तो हमारा मैथमेटिकल में क्या होता है, कोई भी ग्राफ होता है सपोज, और तुम्हें इस तरह ग्राफ दे रखा है, जो भी क्वांटिटी यहाँ पे होती है, सपोज यहाँ पे तुम्हारा वेलोसिटी है और यहाँ पे टाइम है ना। जब तुम ये तुम्हारा वेलोसिटी हो जाएगा, ये तुम्हारा टाइम हो जाएगा। जब तुम इस वेलोसिटी और टाइम को डिवाइड करते हो ना, इसको तुम बेसिकली मैथमेटिकल टर्म्स में या मैथमेटिक्स में हम इसको स्लोप बोलते हैं, है ना। अब स्लोप कुछ भी हो सकती है। इस केस में तुम्हारी एक्सेलरेशन है, हमारी पिछले केस में क्या थी, तुम्हें डिस्टेंस टाइम ग्राफ में तुमने बनाया था, उसमें तुम्हारी स्पीड थी। कुछ भी हो सकती है। मतलब इस तरह ग्राफ में अगर तुम्हारा वाई एक्सिस पे क्वांटिटी है, उसको तुम डिवाइड करते हो एक्स एक्सिस के क्वांटिटी से, तो उसको हम बोलते हैं स्लोप, ठीक है। जो कि तुम्हारी इस एंगल, तुम्हारा एंगल है इसके टैन थीटा के बराबर होती है। तुम्हारी टेंजेंट होता है एक तरह से। ये तुम्हारी मैथमेटिकल टर्म है जिसको तुम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ोगे अपने मैथमेटिक्स में। अगर तुमने चैप्टर को नहीं पढ़ा अभी, तो अभी के लिए तुम भूल जाओ इसको। तुम्हें बस ये समझना है कि जिसका एंगल ज़्यादा होगा उसकी स्लोप ज़्यादा होगी। स्लोप कुछ नहीं है, स्लोप बेसिकली क्या है, जो तुम्हारा वाई टर्म में वाई एक्सिस पे टर्म है उसको तुमने एक्स एक्सिस से डिवाइड कर दिया, और जिसकी स्लोप ज़्यादा होगी उसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी इस केस में, है ना। वही अगर सपोज से तुम्हारा ये हो जाता, अगर तुम्हारा ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो जाता इसकी जगह पे, है ना, सपोज डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो जाता, इस तरह की दो फिर से मैं बनाता ए एंड बी, तो इसमें क्या होगी, इसमें तुम्हारी इसमें ये तो कोई गलत हो गया ना मेरे से, तुम्हारी एक्सेलरेशन ए एंड एक्सेलरेशन बी। इसमें हमारा क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ए विल बी ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ बी। क्यों? क्योंकि देखो इसके जो ये है, जिसका एंगल है ये ए का ज़्यादा है बी से, मतलब ए की स्लोप ज़्यादा है बी से। ये तुम्हारा है एक तो डायरेक्ट आंसर इसका। अगर हमने इसको थोड़ा सा समझना है, समझाने के लिए अगर मैं करूँ तो हम कैसे कर सकते हैं। तो मैंने इसमें क्या किया कि इसको हमने क्या किया, इसको हम ना मैथमेटिकली सॉल्व भी कर सकते हैं। अगर हमें इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करिए, हमने इसको ले लिया वी इस टाइम पे, इसको ना पहले डब करिए यहाँ से, ये तुम्हारा ए है, ये तुम्हारा बी है ना। ये तो तुम्हारा ये डायरेक्ट आंसर हो गया इससे कि तुम स्लोप से निकाल सकते हो, जिसका एंगल ज़्यादा है उसकी स्लोप ज़्यादा है, उसका फिर एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी। अगर तुम्हें इसको सोल्व भी करना है, तुम्हें समझना है, सपोज हमने ये ले लिया, ये सपोज ये तुम्हारा एक ही है, क्या कहते हैं इसको, हम सपोज हम ले लिया इनिशियल वेलोसिटी, और ये इस टाइम फ्रेम में t1, और हमने ले ली ये एक फाइनल वेलोसिटी जो कि v में है, और ये टाइम t2। ये तुम्हारा आएगा a के लिए। वैसे ही हम इसको b के लिए भी बना सकते हैं, यहाँ से u वही सपोज u डैश हो जाएगा, ये b के लिए होगा, u b हो गया, और यहाँ पे ये बन जाएगा वी बी, है ना। तो एक्सेलरेशन ए क्या हो जाएगी, v माइनस यू अपॉन t2 माइनस t1। एक्सेलरेशन b क्या हो जाएगी, वी बी माइनस यू बी अपॉन टाइम t2 माइनस t1। अगर हमें ग्राफ से साफ क्लियर है कि जो b का डिस्टेंस है ये वाला, ये कम है एज कंपेयर टू इसके बराबर। देखो तुम्हारा टाइम तो कांस्टेंट ही है दोनों साइड में, इसको तो छोड़ दो, ये तो हमें निकालना ही है, तो हम कंपेयर किससे करेंगे, इससे, है ना। तो हमें ग्राफ से डायरेक्ट पता लग रहा है तुम्हारा v माइनस यू है, v माइनस यू है वो ग्रेटर देन है वी बी माइनस यू बी से। ग्राफ से देखने में पता लग रहा है ना।
तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ए इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन बी। सिमिलरली इस कंडीशन में आ जाओ तो हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ का लिया था, अगर हमें इसको भी सॉल्व करना हो, अगर मुझे ये हमने ग्राफ बनाया यहाँ पे डिस्टेंस का, ए बी, है ना। अब इसको भी हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। हमने क्या लिया, हमने लिया S1, S2, S3, S4, T1, T2, है ना। तो वेलोसिटी S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1, वेलोसिटी पे क्या हो जाएगी S4 माइनस S3 T2 माइनस T1। अब हमें ग्राफ से देखने में पता लग रहा है S2 माइनस S1 इज ग्रेटर देन S4 माइनस S3, इसकी वजह से वेलोसिटी A ग्रेटर देन वेलोसिटी B। हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर स्लोप से डायरेक्ट भी कह सकते हैं, इसका एंगल बढ़ा तो इसका स्लोप ज़्यादा है तो इसका वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी, है ना। तो अब हम आते हैं अपने इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे, विच इज सर्कुलर मोशन। छोटा सा टॉपिक है, आसान सा टॉपिक है, कुछ नहीं है। देखो हम इसमें भी देखो हमने स्पीड डिस्टेंस टाइम पढ़ा था, वो सेम है। इसमें बस क्या है तुम्हारा, क्या डिस्टेंस या फिर टाइप ऑफ मोशन बदल गई। इसमें तुम्हारा ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर मोशन में जा रहा है, उसने यहाँ से शुरू किया और इस डायरेक्शन में गया। तो इस केस में क्या हो जाएगा तुम्हारा स्पीड, तुम्हारी स्पीड है वो किसके बराबर है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसमें जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल विच इज इक्वल टू 2 पाई आर, है ना। तो इस केस में हमारी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 2 पाई आर अपॉन टाइम, जितना उसने टाइम लिया, है ना। और इसकी अब देखो इसका स्पेशल कंडीशन होती है, जो इस केस में तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट, ये तुम्हारा ये पॉइंट होगा, तुम्हारा ये पॉइंट होगा, तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट है वो 0 होती है ना, अगर तुम्हें याद है सर्कुलर मोशन में हमारी डिस्प्लेसमेंट 0 होती है ना। वैसे ही देखो इसका भी कॉन्सेप्ट होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। क्या कॉन्सेप्ट होता है कि अगर तुम्हारी यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है, मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो वो तुम्हारी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाएगी। इसका बेसिक मतलब क्या है, तुम्हारी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब इसका एक, ठीक है, अब इसका एक कॉन्सेप्ट आता है जो बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है, अब तक तो बेसिक चीज़ अब तक हमने पढ़ी है वही है। अब यहाँ पे कहते हैं सबसे मेन कॉन्सेप्ट कि क्या है ना, जो भी तुम्हारा ये मोशन है सर्कुलर मोशन है सपोज, है ना, सपोज किसी भी पॉइंट पे जो भी तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, सपोज इस पॉइंट पे है ना, सपोज इस पॉइंट पे है या फिर इस पॉइंट पे है ना, या फिर इस पॉइंट पे है ना। तो इसकी तो स्पीड है, अगर मैं देखो स्पीड तो जनरली क्या हो गया, इसकी डायरेक्शन की बात होती नहीं है, पर जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन की बात होगी। तो स्ट्रेट लाइन में तो वेलोसिटी क्या नहीं आसान है कि वो इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में। तो इसमें मैं बोलूँगा इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है इसकी वेलोसिटी इस पॉइंट पे हम कैसे डिफाइन करेंगे, इसके टेंजेंट से। अब एक सर्कल में टेंजेंट क्या होती है, एक ऐसा पॉइंट जो कि बिल्कुल टच करके जा रहा है सर्कल को। तो ये तुम्हारा एक पॉइंट है सर्कल पे, और हमने एक लाइन ड्रॉ करी जो इस सर्कल को जस्ट टच करके जा रहा है, तो इस लाइन को हम बोलेंगे टेंजेंट, है ना। तो जो तुम्हारी सर्कुलर मोशन की वेलोसिटी होती है वो टेंजेंट के अलोंग होती है, मतलब उस लाइन के अलोंग जो इसको जस्ट टच करके जा रही है, इस तरह से। ये हमारी वेलोसिटी की डायरेक्शन है ना। अब तुम इसको ध्यान से देखो, अगर इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी है वो कभी भी कांस्टेंट नहीं रह सकती। स्पीड कांस्टेंट रह सकती है पर कभी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रह सकती, क्योंकि वेलोसिटी में क्या है तुम्हारा मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी, पर डायरेक्शन इसके हर पर चेंज हो रही है। इसका मतलब इसके ऊपर कोई ना कोई एक्सेलरेशन पक्का लग ही रही होनी है, जिसकी वजह से इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, जिसकी वजह से वेलोसिटी कभी कांस्टेंट इसकी रह ही नहीं सकती,
है ना। अब देखो वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन में, तुमने नोटिस किया होगा अब तो जब भी हमने पढ़ा है, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है मोशन भी उसी डायरेक्शन में होती है ना। तो अगर मैं बोल लूँ कि इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, यहाँ पे रोप से सपोज तुमने क्या किया, तुमने पत्थर को रोप से बांधा और तुमने उसको सर्कुलर मोशन में घुमाया और तुमने उसको इस पॉइंट पे आके छोड़ दिया। तो जो हमारा स्टोन है, पत्थर है, वो किस डायरेक्शन में जाएगा, वो यहाँ से सीधा स्ट्रेट चला जाएगा इसके टेंजेंट के लॉन्ग। तुम्हारा स्टोन है वो तुम्हारा टेंजेंट के लॉन्ग मूव करने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि उस पॉइंट पे जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो इसके टेंजेंट के लॉन्ग है ना। वैसे सपोज तुमने अगर स्टोन को यहाँ पे छोड़ा तो इसकी टेंजेंट कहाँ पे है, इस तरह से है ना। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, तो उसका जो स्टोन है वो इस डायरेक्शन में ही मूव करने लग जाएगा जब अगर तुमने इसको यहाँ पे छोड़ दिया, है ना। तो इससे हमें क्या पता लगता है, एक तो 2 पॉइंट, सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एन एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन क्यों? क्योंकि उसकी जो कि वेलोसिटी है वो हमेशा चेंज हो रही है, कांस्टेंट नहीं है ना। और तुमने इसकी जो मोशन की डायरेक्शन है और वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो इसके टेंजेंट के लॉन्ग रहती है हमेशा, क्यों है ना। तो देखो यहाँ पे हमारा खत्म होता है यहाँ पे हमारा खत्म होता है सर्कुलर मोशन। ये इस टॉपिक का लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। तो ये पूरा चैप्टर एक बार हम कंप्लीट हो चुके हैं, तो इसको तुम डिटेल में पढ़ लेना और इसको एक बार तुम एनसीईआरटी से जरूर पढ़ लेना। मैंने एनसीईआरटी में तुम्हें एनसीईआरटी की मैंने वीडियो डाल रखी है, वर्ड बाय वर्ड उसमें तुमने समझा रखा है, तो मैं उसको भी रेफर कर सकते हो। बाकी एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी उसमें सोल्व करवा रखे हैं मैंने। इन क्वेश्चन है, बैक क्वेश्चन है, पहले उनको खुद सोल्व करना, अगर ना समझ आए तो तुम उसको सोल्यूशंस देख सकते हो मेरे चैनल पे ही पड़े हुए सबके सोल्यूशंस, है ना। तो यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसको रिवाइज जरूर करना अच्छे से।